तो आज हम शुरू कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। कि स्टेम भी बना सकता है, रूट भी बना सकता है एंड फूड स्टोरेज भी स्टेम भी कर सकता है एंड रूट भी कर सकता है। स्टेम की मॉडिफिकेशन से बना हुआ बीसी में यानी बोगनविलिया और सिट्रस में लाइट यहां से आ रही है तो मुझे इस लीफ की पोजीशन एडजस्ट करनी है जिससे बढ़िया से बढ़िया लाइट इस पे आ सके। सेपल और पेटल एक ही जैसे दिखाई देते हैं तो आप इन्हें सेपल या पेटल अलग अलग ना लिख के एक ही टर्म देते हो जिसे पेरियंथ या टेपल कहा जाता है। चाहे टमाटर काट के देखो या लेमन काट के देखो या भिंडी काट के देखो, 5 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। फैबेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडल्फस कंडीशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। सो इन द रॉबस्ट रिवीजन सीरीज आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम ऑलरेडी साइटोलॉजी को पढ़ चुके हैं, यानी वहां 2 चैप्टर्स थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन। दोनों हमारे बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और आपका रिस्पॉन्स भी शानदार रहा है। उसके बाद हमने सिस्टमैटिक्स को पढ़ा, यानी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, जिससे हमारी सिस्टमैटिक्स भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जहां बॉटनी के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। पहला मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी एंजियोस्पर्म्स हैं उनके बाहरी स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। यानी एक पेड़ में, एक पौधे में आपको जो भी चीजें बाहर से दिखाई दे जाती हैं उस हर पार्ट के बारे में हम यहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे। चाहे वो आपका वेजिटेटिव पार्ट हो, यानी वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, जैसे कि लीफ है, रूट है, स्टेम है, इनको भी आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि सीड हो गया जो कि आपका ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, एंड आपका फ्रूट हो गया जो ओवरी की फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, या फिर आपका खुद फ्लावर हो गया विच इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन सभी की स्टडी को आप मॉर्फोलॉजी में एंटरटेन करते हैं। तो मॉर्फो का मतलब क्या होता है? मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट? तो आप यहां एक पौधे में आपको जो भी चीजें दिखाई देती हैं, है ना, उनकी स्टडी करते हैं। लॉजी का मतलब स्टडी। तो जितने भी एक्सटर्नली आप चीजें देख सकते हैं एक पौधे में, एक पेड़ में, एक फ्लावरिंग प्लांट में यानी एंजियोस्पर्म में, उन सबको आप मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट की 3 विशेषताएं हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, पेक्यूलियर पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलते हैं। पहला, द प्रोडक्शन ऑफ फल यानी फ्रूट। सीड जो है जिम्नोस्पर्म्स की तरह नंगे पुंगे नहीं है, इनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग है, यानी सीड के ऊपर फ्रूट प्रेजेंट है। दूसरा, नाम ही है फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर्स। जिस भी पौधे में, जिस भी पेड़ में आपको फूल देखने को मिल जाए वो पक्का एंजियोस्पर्म होगा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। सो फ्लावर इनमें होंगे। और तीसरा, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इन अ फ्लावरिंग प्लांट तो आपको पता लगेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलती हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, इसमें टिश्यूज, इसमें सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, उस लेवल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात कर रहे होंगे, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। प्राइम फोकस यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स पे ही है, आपको पता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं। दूसरा, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स हैं। दुनिया में ज्यादातर जो प्लांट्स हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स ओनली। तो इनको अगर पढ़ लिया तो मान लीजिए आपने 90% प्लांट किंगडम को पढ़ लिया। इसलिए हमारा मेन फोकस हमेशा फ्लावरिंग प्लांट ही रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द मॉर्फोलॉजी विद आवर ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स। एक एक चीज इतने प्यार से कंसाइज्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगी कि एग्जाम से पहले आप इन नोट्स को मात्र 10-15 मिनट में रिवाइज कर पा रहे होंगे एंड उसके बाद यू आर एग्जाम रेडी। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को फोड़ पा रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मैंने आपको बताया मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एक प्लांट में आपको बाहर से जो जो चीजें दिखाई दे सकती हैं, आपके पास कोई पौधा है, उसको आपने उखाड़ लिया तो आपको रूट दिखाई दे रही है, स्टेम दिखाई दे रही है, लीव्स दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहा है, फ्रूट दिखाई दे रहा है और फ्रूट के अंदर सीड दिखाई दे रहा है। बिना सीड को काटे आप बाहर से भी सीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आप यहां वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, एज वेल एज आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर। और ये जो फ्लावर है मेरे दोस्त, इसी में आपका फीमेल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाई जाती हैं। ये
पिस्टिल के या कार्पल के पार्ट्स है जो कि मैं आज आपको समझाऊंगा। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल के ही पार्ट हैं, तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी और ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा। यानी ये जो फूल है इसी के अंदर जो पार्ट था ओवरी ये फ्रूट बना बैठा और जो ओव्यूल था वो सीड बना बैठा। तो ये भी आपका रिप्रोडक्टिव वाले कैटेगरी में ही आप डाल सकते हो। अब मेरे दोस्त अगर आप एक पौधे को देखें, किसी भी पौधे को जो कि फ्लावरिंग है यानी जिसपे फ्लावर उगता है, यानी आप किसी भी एंजियोस्पर्म को देखें जो कि छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, तो भैया जमीन के नीचे जो पार्ट आपका उग रहा होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो जब आप एक बीज जमीन में डालेंगे तो उस बीज का जो रेडिकल पार्ट है, आर फॉर रेडिकल पार्ट है, ये आर फॉर रूट बनाता है, आर फॉर रूट सिस्टम बनाता है। और उस सीड का जो प्लूम्यूल पार्ट है वो आपका शूट सिस्टम बनाता है। तो प्लूम्यूल जो है ये क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा, एंड आर फॉर रेडिकल क्या बनाएगा, आपका रूट सिस्टम बनाएगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी पौधे की जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, ये जमीन के अंदर घुसी हुई होती हैं, यानी दे आर अंडरग्राउंड। ये जमीन की तरफ जा रही हैं, यानी ये धरती की तरफ जा रही हैं, जियो की तरफ जा रही हैं, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। ये आपका धरती की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। या कहा जा सकता है कि ये सूरज से उल्टी जा रही हैं, नेगेटिव दिशा में जा रही हैं, तो इन्हें कहा जाता है नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। सन से अपोजिट दिशा में जा रही हैं तो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। सिमिलरली आपकी जो स्टेम है ये सूरज की तरफ जा रही है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, सूरज की तरफ पॉजिटिव दिशा में, या धरती के अपोजिट जा रही है, एंटी ग्रेविटी ग्रो कर रही है, तो इसको कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, धरती से अपोजिट दिशा में जा रही है, तो इसे क्या कह सकते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक या नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। राइट। तो ऊपर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये शूट सिस्टम हुआ, और नीचे का, धरती के नीचे जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट के क्या क्या काम है दोस्त, हमको पता है कि रूट जो है इसका सरफेस एरिया अच्छा खासा होता है, तो ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। देन एनकरेजमेंट, एंकर मतलब चिपकाना, अटैच करना, इस पूरे के पूरे प्लांट को धरती से अटैच करने का काम किसका है, रूट का। देन स्टोरेज, मेरे दोस्त लीफ में जो भी खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, सर लीफ में होता है। लीफ में खाना बना और इस लीफ ने खुद के लिए खाना रख भी लिया, स्टोर भी कर लिया। लीफ में खाना बना, इसने खाना खा भी लिया, एक्स्ट्रा स्टोर भी कर लिया, फिर भी और खाना बचा हुआ है तो ये खाना स्टेम में स्टोर हो जाएगा, ये खाना जाकर के रूट में स्टोर हो जाएगा। तो स्टेम और रूट का एक फंक्शन क्या है, खाने को स्टोर करना भी। राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टेम में भी आप लिख सकते हैं कि ये भी आपका फूड का स्टोरेज कर सकता है, क्योंकि लीफ से जो खाना बन के आएगा वो स्टेम में और रूट में दोनों जगह पर स्टोर हो सकता है। तो स्टोरेज भी यहां पर काम हो जाएगा ऑफ फूड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंथेसिस ऑफ पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी प्लांट हार्मोन्स जो बनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन नाम का जो प्लांट हार्मोन बनता है वो आपका रूट टिप और शूट टिप पे दोनों जगह पर बनता है। रूट और शूट के टिप पर आपका ऑक्सिन नाम का हार्मोन बन रहा होता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाने की जिम्मेदारी रूट की भी है और शूट की भी। तो ये पॉइंट भी आप दोनों में ऐड कर सकते हैं कि स्टेम भी बना सकता है, रूट भी बना सकता है, एंड फूड स्टोरेज भी स्टेम भी कर सकता है एंड रूट भी कर सकता है। तो एक बार मेरे दोस्त जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ें, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, तो प्लीज मेक श्योर आपके सामने या तो एनसीईआरटी हो या मेडिजी हो या बैच के नोट्स हो या आपने कोई फ्री यूट्यूब सीरीज देखी है, वन शॉट देखा है तो उसके नोट्स हो, जिससे कि आप सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ पाएं। क्योंकि मॉर्फोलॉजी को फर्स्ट हैंड अगर आप पढ़ रहे हैं वो भी एक रिवीजन लेक्चर से, तो मौत से आपका आमना सामना हो सकता है। राइट। बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। जब आप इनको ऑलरेडी लेक्चर में सुन चुके होते हैं तो आपको चीजें आसान लगती हैं कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि वन शॉट से समझ में नहीं आएगा या मेरे इस लेक्चर से समझ में नहीं आएगा, समझ में सारी बातें आएंगी, लेकिन फिर भी आपके जो नाम हैं वो जब आपके सुने हुए होंगे आपको थोड़ी ज्यादा रेलेवेंट नजर आ रही होंगी चीजें। बस उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रूट के ये सारे काम हो सकते हैं। स्टेम का काम क्या हो सकता है, स्टेम पे ही सारी की सारी लीफ, ब्रांचेस, बड ये सब पाए जाते हैं। तो यहां पर स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस ये काम हो सकता है आपका किसका, आपका स्टेम का। राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे इट इज द कंडक्टिंग पाथवे। भाई चाहे रूट से वाटर और मिनरल्स आपके लीफ तक जा रहे हो या लीफ में जो खाना पीना बना है ये आपका रूट तक आ रहा हो, बीच में स्टेम तो आएगी ही आएगी। तो इट इज अ कंडक्टिंग पाथवे, चाहे वाटर मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाना हो या फिर आपका फोटोसिंथेटिक मटेरियल को जो कि फोटोसिंथेसिस से बना है, फूड वगैरह है, उसको रूट तक पहुंचाना हो, रास्ते में आपकी ये स्टेम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। दिस इज अ श्योरिटी, दिस इज अ सर्टेनिटी। ये जो स्टेम है इसका मेन काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना।
एक पेड़ का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज इट्स स्टेम, क्योंकि इसी पे पूरे के पूरे पेड़ का सारा वजन आकर के टिका हुआ होता है। एंड ये जो आपकी स्टेम है इसी पर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं, जैसे कि थॉर्न्स या कांटे, या फिर आपका ये रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं। जैसे कोई गुलाब का पौधा है तो आपने उसकी डंडी काटी यानी स्टेम काटी और उसको जमीन में अगर उगा दिया तो इसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है, जिससे नया गुलाब का पौधा आपको उगते हुए दिख जाएगा। यानी दे बिहेव एज एन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ऑल्सो। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट को रिप्रोड्यूस कराना है और वो भी असेक्सुअली, बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो आप डाली काट करके उगा सकते हैं। अधिकतर प्लांट ऐसे ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ये सारी बातें हुई आपकी रूट और शूट सिस्टम की। अब एक एक पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप रूट से शुरुआत करें तो सीड जो आपने धरती में बोया, इसका रेडिकल पार्ट जो है रूट बनाएगा, तो एक सबसे मोटी रूट बनती है जो कि आपकी जमीन में गड़ती हुई चली जाती है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट या मेन रूट। अब ये जो प्राइमरी रूट है इसकी साइड से और पतली पतली रूट्स निकलती हैं, तो प्राइमरी रूट से और पतली पतली जो रूट्स मिली इनको बोले हम सेकेंडरी रूट। और इन सेकेंडरी रूट से भी पतली पतली रूट्स जो आपको देखने को मिली इनको हमने कहा टर्शरी रूट्स। इनको हमने कहा टर्शरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट हो गई, लेटरल रूट हो गई यानी सेकेंडरी रूट, और इससे भी और लेटरल हो गई यानी साइड में उगने वाली टर्शरी रूट। इन सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। जो कि हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था कि जिम्नोस्पर्म बहुत बड़े बड़े साइजेस के हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा था? सिकोआ गाइगेंटिका। जायंट रेडवुड ट्री, तो उसमें भी टैप रूट देखने को मिल रही थी। अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो उसमें टैप रूट होगी। तो ये प्राइमरी रूट आपकी मेन रूट कहलाती है, जो डायरेक्टली रेडिकल से उगती है ना। उसके बाद यहां साइड में लेटरल रूट्स उगती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स ये भी पाई जा रही होती हैं। इन सब को मिला जुलाकर आप टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो प्राइमरी रूट जो है ये आपकी डायरेक्टली रेडिकल से उगेगी और मेन रूट कहलाएगी, और इसके साइड से आपकी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलेंगी जो कि आपकी लिटरल रूट्स कहलाएंगी। तो डाइकॉट जो कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं यूजुअली, इनमें आपको ऐसी रूट देखने को मिलती है जैसे कि मस्टर्ड के अंदर, राइट। मस्टर्ड जो कि फैमिली ब्रेसिकेसी का एक मेंबर है, मस्टर्ड को ही ब्रासिका कहा जाता है। तो हमारी जितनी भी फैमिलीज है, इसी चैप्टर के अंदर आप नई फैमिलीज भी पढ़ेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ एक मोनोकॉट की फैमिली है। पहले एक मोनोकॉट की फैमिली थी लिलिएसी, यानी लिली की फैमिली, अब उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। अब एक मोनोकॉट की फैमिली है, दैट इज योर पोएसी। पोएसी चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था। पोएसी, पोएल्स, वीट का आपका फैमिली और ऑर्डर है। तो वीट की जो फैमिली है, वीट की, बाजरे की, मक्के की, गन्ने की, ये जो आपकी फैमिली है, जवार की, ये आपकी पोएसी कहलाती है। सिर्फ उसमें आपको अलग प्रकार की रूट देखने को मिलेंगी। जनरल हमारी जो सारी की सारी फैमिलीज हैं, पोएसी को छोड़ के डाइकॉट है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? टैप रूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी प्रकार की रूट हो सकती है, जैसे फाइब्रस रूट। अब भैया फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट मतलब जब आपका रूट बननी स्टार्ट हुई तो पहले छोटी सी आपकी टैप रूट बनी, छोटी सी टैप रूट बनी, बाद में टैप रूट जो है गायब हो गई। इसकी जगह पर कई सारे फाइबर्स आ गए फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम का निचला पार्ट है, इससे कई सारे फाइबर्स आ गए। बहुत गहरी नहीं है, ये बहुत फैली हुई है, फाइबर्स हैं छोटे छोटे। तो ऐसे पौधे जो छोटे छोटे होते हैं, जिनमें बहुत गहरी रूट की जरूरत नहीं है, वहां प्राइमरी रूट बहुत जल्दी ही फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राइमरी रूट जो है यहाँ शॉर्ट लिव्ड है, बहुत जल्दी आपकी गायब हो जाती है, और बहुत सारे फाइबर बेस ऑफ स्टेम से आपके अराइज होने शुरू हो जाते हैं। इसे फाइब्रस रूट कहा जाता है, जो कि मोनोकॉट में देखने को मिलेगी। यानी एक ही फैमिली है हमारी यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं पोएसी, यानी वीट की फैमिली। उसके अलावा और भी आपकी रूट्स होती हैं, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट मतलब ऐसी रूट जो रेडिकल से निकले ही ना, जो रेडिकल से ना निकले, कहीं और से निकल रही हो। जैसे आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा, बनियान ट्री को देखा होगा, वहां पर क्या है? आपकी स्टेम जो है, ब्रांचेस जो है, इन्हीं से आपकी रूट जमीन पर गिर रही होती हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करने के लिए। तो इनको हम लोग सपोर्टिव रूट्स कहते हैं या प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो दे आर अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से अराइज हो रही हैं। तो यूजुअली कुछ स्पीसीज हैं ग्रासेस की, आपका मॉन्स्टेरा है जिसकी एनसीईआरटी में इमेज भी दे रखी है, एज वेल एज आपका बनियान ट्री है। इनमें एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपको अदर देन रेडिकल किसी और पार्ट से अराइज होती हुई दिखाई देती हैं। तो मॉन्स्टेरा, ग्रास और बनियान यहां पर आपके एग्जांपल हो जाएंगे। दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। टैप रूट आपका डाइकॉट में, फाइब्रस रूट आपका मोनोकॉट में, और एडवेंटिशियस रूट के तीन एग्जांपल हैं आपका मॉन्स्टेरा, ग्रासेस एंड बनियान ट्री। ये आपका रूट की बात हो गई। अगर आप शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम में मेन पार्ट क्या है? आपका स्टेम। ये जो बीच की आपकी एक्सिस दिखाई दे रही है, दिस इज स्टेम, राइट। इस स्टेम पे बीच बीच में पाए जाएंगे नोड्स। नोड्स मतलब ऐसे इलाके जहां से पत्तियां निकलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो यहां से पत्ती निकल रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? नोड। तो नोड ऐसी जगह है जहां से पत्ती निकलती है।
और दो सबसे पास वाले जो नोड है इनके बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, नोड्स के बीच में, तो इसे इंटर नोड कहा जाएगा। ये सारे के सारे लाल लाल कलर के जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं सारे क्या है, इंटर नोड है, ये सारे इंटर नोड है। तो नोड मतलब ऐसी जगह है जहां से लीव्स निकलती हैं, और इंटर नोड मतलब बीच में, दो नोड्स के बीच में जो जगह है इसको हम लोगों ने इंटर नोड कहा। अब नोड से अगर लीफ निकलती है तो यहां से हमने लीफ निकाल कर दिखा दी। अब ये जो लीफ है इसकी एक्सिस पे, अब ये जो लीफ है इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे जो बड पाया जाएगा इसको कहा जाता है एक्सिलरी बड। एक्सिस पे पाया जाने वाला बड एक्सिलरी बड, नाम से ही पता लग रहा है इसे एक्सिलरी बड कहा जाएगा। और ये जो एक्सिलरी बड है आगे चल के ब्रांच बना सकता है, इस ब्रांच पे आपके फूल भी लग सकते हैं और भी कई सारी चीजें लग सकती हैं। यानी ये जो एक्सिलरी बड है ये आपका लेटर आगे चल के ब्रांच बना सकता है। तो अगर आप देखें यहां पर आपका एक्सिलरी बड है, 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 टर्मिनस पे जो पाया जाता है ये कहलाता है टर्मिनल बड। तो टर्मिनल बड आपका सिंगल होगा, टर्मिनस तो एक ही होता है, हर ब्रांच का एक टर्मिनस होगा, लेकिन एक्सिल्स काफी सारी हो सकती हैं बीच बीच में, तो एक्सिलरी बड मल्टीपल होते हैं। तो समझ लीजिए इस प्लांट को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कांटे बनाने हैं, तो एक्सिलरी बड कांटे में कन्वर्ट होंगे, टर्मिनल बड सर एक्सिलरी बड क्योंकि मल्टीपल हैं तो यहां से भी कांटा निकल जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो ऊपर से नीचे कोई भी इस पौधे को खा नहीं पाएगा। अगर समझ लीजिए सिर्फ ऊपर कांटा लगा हुआ है, नीचे से कुतर करके चले जाएंगे हर्बीवोर इस पूरे के पूरे पौधे को। सिमिलरली लेट्स से इस पर्टिकुलर प्लांट को सपोर्ट चाहिए, तो टेंड्रिल्स कौन से बड से बनेंगी, एक्सिलरी से या टर्मिनल से? भाई यहां से टेंड्रिल बनेगी, यहां से टेंड्रिल बनेगी, मल्टीपल टेंड्रिल बनेंगी ना, मल्टीपल बेलें बनेंगी तो ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ऊपर सिर्फ एक बेल बना के कोई फायदा नहीं है। तो जब आप टेंड्रिल बना रहे होते हैं, जब आप थॉर्न बना रहे होते हैं, कांटा बना रहे होते हैं, तो आप एक्सिलरी बड का कांटा बनाते हैं, एक्सिलरी बड का टेंड्रिल बनाते हैं, एपिकल बड का नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में 2-3 जगह अलग अलग तरीके से बता रखा है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो 2-3 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है। अब देखिए जो लीफ है, ये लीफ स्टेम के लेटरल साइड्स में है, तो लीफ आपकी लेटरल है। पत्ते आपके पतले होते हैं कागज जैसे, तो क्या ये फ्लैट है? यस। पत्ते हरे भरे होते हैं फोटोसिंथेटिक, तो क्या ये ग्रीन है? यस। एंड दे आर एक्रोपेटल, यानी सबसे नीचे जो पत्ता पाया जाएगा किसी भी ब्रांच पे वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आपका यंगेस्ट जो लीफ है वो टिप पे है, तो इसे एक्रोपेटल सक्सेशन कहा जाता है। और ये जो लीफ है ये आपकी शूट की पार्ट है, स्टेम की पार्ट है, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल से बनती है। पूरी रूट के जितने भी सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स, वो रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स द्वारा बने होंगे। और पूरी शूट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो स्टेम हो, नोड हो, इंटर नोड हो, बड हो, कुछ भी हो, फ्लावर हो, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन शूट, ये सारे के सारे हरे भरे सेल्स आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स के डिवीजन से ही बने होंगे। तो यहां आपको ये भी देखने को मिलता है, राइट। तो स्टेम जो है ये अर्लियर ग्रीन होती है जब पौधा हरा भरा होता है, नया होता है, और उसके बाद आगे चल के ये जो स्टेम है ये वुडी हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, बहुत ही ज्यादा आपकी सपोर्टिव हो सकती है। यहां पर आपको ऊपर फूल देखने को मिला, ये फूल जो है ये भी आपका शूट का ही पार्ट है, तो ये भी आपका शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स के डिवीजन से ही बना है। और इसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं आपके प्लांट की, क्योंकि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो वहीं इस फूल पे पाए जा रहे होते हैं। ये हमने देखा, दिस इज आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। काफी सारे पार्ट्स हमने यहां पर कवर किए, एंड आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी जनरल एस्पेक्ट से। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को लेकर के चलते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रूट। तो रूट के अलग अलग रीजन्स होते हैं मेरे दोस्त, जो रूट की टिप है इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो यहां पर 3 रीजन्स आपके देखने को मिलते हैं। ये जो रूट है इसमें ये जो मेन रीजन है इसे कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या कहा इसने रीजन को? क्या कहा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी यहां पर ऐसे सेल पाए जाएंगे जो कि मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक मतलब इनमें डिवाइड करने की क्षमता है, ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। तो मैंने आपको बताया एक रूट में जितने भी सेल्स हैं वो सारे इन्हीं सेल्स की डिवीजन से बने हैं। सिर्फ इन्हीं सेल्स के पास डिवाइड करने की क्षमता है और किसी भी सेल के पास डिवाइड करने की क्षमता है ही नहीं। तो यही नए नए सेल्स बनाते रहते हैं और ऊपर की साइड ऐड करते रहते हैं। तो यहां से नए नए सेल्स बने और ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, जमीन में तो आएंगे नहीं, ऊपर की साइड ऐड होते रहेंगे। तो जस्ट इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब नए नए सेल्स बने हैं ताजा ताजा,
तो वो इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो जाहिर सी बात है यहां पर सेल्स आपके क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। और सेल्स जब लंबे होंगे तो प्लांट सेल का मैक्सिमम एरिया कौन, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन कवर करता है, वैक्यूल। तो उनकी वैक्यूल भी इलोंगेट हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगा वैक्यूलेशन। वैक्यूल भी यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सेल और ऊपर जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे, यानी अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो आपकी रूट है, इसमें फूड स्टोर करने के लिए सेल भी चाहिए, तो ये गोल मटोल होंगे। यहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए सेल भी चाहिए, तो वो आपके कैसे हो जाएंगे, पाइप लाइक हो जाएंगे, है ना। किसी को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ऐसा हो जाएगा सेल, पाइप लाइक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो कि ये सेल तैयार कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। तो मैच्योर हो जाएंगे, यानी डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और जब आप भी मैच्योर हो जाते हो तो आपके बाल बहुत बढ़ जाते हैं, है ना, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर। तो सिमिलरली यहां पर भी जब रूट मैच्योर हो जाती है तो यहां पर हेयर्स आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, ये रूट का सरफेस एरिया बहुत बढ़ा देते हैं, राइट। और अगर ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली यहां पर ये फाइनली मैच्योर हो चुके हैं। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन इस इलाके में मैक्सिमम हो पाएगा। फिर ये जो रूट के मेन सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, जो रूट के सारे सेल्स को तैयार करेंगे, इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, एक थंब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थिम्बल लाइक, जो कि इनको जमीन के अंदर जाने में भी हेल्प करे, जमीन में अपना रास्ता बनाने में हेल्प करे, एज वेल एज इन मेन सेल्स को प्रोटेक्ट भी करे। तो इसके दोनों काम होते हैं, एक तो जमीन अगर बहुत कठोर है तो उसमें रास्ता बनाने का काम, और दूसरा आपका इन मेरिस्टेमेटिक सेल के प्रोटेक्शन का काम। तो प्रोटेक्शन भी करेंगे और रास्ता भी तैयार करेंगे, ये काम है रूट कैप का। तो ये जो रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं, यही रूट कैप भी बनाते हैं। और ऊपर की साइड आपका सेल्स जो तैयार कर रहे हैं वो इलोंगेट भी होते जाएंगे और मैच्योर भी होते जाएंगे। तो रूट में नए नए सेल्स ऐड होते रहेंगे और रूट की लेंथ हमेशा बढ़ती रहेगी। सिमिलरली शूट एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स हैं वो भी इसी तरीके से शूट में नए नए सेल्स नीचे की साइड ऐड करते रहेंगे, ऊपर हवा में तो ऐड करेंगे नहीं, और नीचे हमेशा जो आपकी शूट की लेंथ है वो भी बढ़ती रहेगी। इसीलिए हमने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में कहा था कि आपके प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल हमेशा रूट की लंबाई बढ़ाते रहेंगे और शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल हमेशा शूट की लंबाई बढ़ाते रहेंगे। तो तीन रीजन है आपका, सबसे नीचे आपका सबसे रूट के डिस्टेंट पार्ट पे, भाई अगर आप देखें तो रूट का सबसे दूर वाला जो पार्ट है वो ये है, तो सबसे डिस्टेंट, है ना। और जमीन के पास जो है, पास मतलब प्रॉक्सिमल, तो ये और पास आते जा रहे हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल आते जा रहे हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो इट इज द मोस्ट डिस्टल पार्ट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इससे थोड़ा सा प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ इलोंगेशन, इससे और प्रॉक्सिमल आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो डिस्टल पार्ट से, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर वाले पार्ट से, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाले पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं, धरती के पास जा रहे हैं। ये तो रूट का सबसे किनारा है, सबसे एंड वाला पार्ट है। तो जैसे ही नए सेल बने वो आपके ऊपर की साइड ऐड हो गए और उन्होंने लंबा होना शुरू कर दिया, थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू कर दिया, अभी प्रॉपर्ली मैच्योर हुए नहीं है। जब वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पहुंचेंगे तो प्रॉपर्ली मैच्योर हो जाएंगे, अपने शेप को चेंज कर लेंगे, साइज को चेंज कर लेंगे और एक पर्टिकुलर काम करने लग जाएंगे, यानी कि वो अपने प्रोटोप्लाज्मिक और सेल वॉल मॉडिफिकेशन कर चुके होंगे। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, अब जैसा सेल बनेगा वैसे ही उसमें सेल वॉल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऐसा सेल चाहिए जो स्टोरेज करता हो, स्टोरेज करता है तो उस सेल को लिविंग होना जरूरी है, तो उस पर सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी। अगर समझ लीजिए मैं कह रहा हूं कि उसे जाइलम बनाना है और वेसल बनाना है, तो जो वेसल है ये आपकी नॉन लिविंग है, इसके ऊपर लिग्निन की सेल वॉल होनी चाहिए। तो सेल वॉल कैसी होगी, सेल की शेप कैसी होगी, ये तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना। तो प्रॉपर्ली सेल्स जो है मैच्योर हो जाएंगे इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये रूट का आपका पूरा बाइफर्केशन हमें देखने को मिला। अब अगर रूट स्टेम लीफ हैं ये अपने नॉर्मल फंक्शन से हटके कुछ करने लग जाए तो इन्हें हम कहते हैं मॉडिफाइड। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए रूट है, तो इस रूट का मेन काम क्या है, आपका प्लांट को अटैच करना जमीन के साथ, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, थोड़ी बहुत स्टोरेज करना। अगर ये पूरा का पूरा ही स्टोरेज करने लग जाए तो ये मॉडिफाई हो गया। फॉर एग्जांपल टैप रूट जो स्टोरेज करता है ये पाया जाएगा कैरेट और टर्निप में, है ना। कैरेट यहां भी टी आ रहा है, यहां भी टी आ रहा है, कैरेट और टर्निप में। अगर आप बात करें एडवेंटिशियस रूट की, तो एडवेंटिशियस रूट के 3 एग्जांपल थे, मॉन्स्टेरा, ग्रासेस एंड बनियान। यहां 2 एग्जांपल और आ गए, ए फॉर एडवेंटिशियस, ए फॉर एस्पेरेगस, खाने के काम आता है। इसमें भी आपका फूड स्टोरेज कर रहा है रूट। एंड स्वीट पोटैटो यानी आपकी शकरकंदी जो हम खाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मोडिफाइड रूट, राइट। अगर आप देखें प्रॉप रूट, तो प्रॉप रूट हमने बनियान ट्री में देखी थी, ये सपोर्ट के काम आती है। और सेम प्रकार की रूट होती हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट मतलब गन्ने में, गन्ना जो है, मक्का जो है, इनके नीचे वाले जो नोड्स होते हैं यहां से कुछ रूट्स निकल रही होती हैं जो इस पतले से गन्ने को जमीन से अटैच करती हैं।
तो लोअर नोड से निकल रही होती हैं रूट्स, जो कि गन्ने को जमीन से अटैच करने की कोशिश करती हैं। तो मक्के में और शुगर केन में ये आपको देखने को मिलती हैं। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, और ये पीवाईक्यू में पूछी भी गई है, इसीलिए इसको मैंने हरा भरा कर रखा है। ये दोनों सवाल आ चुके हैं। न्यूमेटोफोर मतलब इन मार्शी एरियाज, यानी ऐसे इलाके जहां पर कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो उस कीचड़ वाले इलाके में ऑक्सीजन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। पानी से नॉर्मली प्लांट ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, लेकिन कीचड़ जो है वहां पे प्रॉपर पानी नहीं है, प्रॉपर मिट्टी नहीं है, क्लॉग हो रखा है सब कुछ। तो अल्टीमेटली रूट्स जो है वो ऊपर की साइड ग्रो करने लग जाती हैं राइजोफोरा की। इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है या रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका मेन काम क्या है, रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान। अब अगर आप देखें तो स्टेम जो है ये भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका फूड स्टोरेज के लिए स्टेम जो है ये भी अपना मेन पर्पस फूड स्टोरेज का ही रख सकती है, जैसा कि जमीन के अंदर पाए जाने वाले काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेम्स। जैसे कि जमीन के अंदर पाए जा रहा है तो जमीन कंद, आपका कोलोकेसिया यानी अरबी हो जाएगी, पोटैटो यानी आलू हो जाएगा, टर्मरिक यानी हल्दी हो जाएगी, जिंजर यानी अदरक हो जाएगी। सारे एक जैसे ही दिखते हैं, मिटिया कलर के दिखते हैं, चाहे वो आपका टर्मरिक हो, चाहे आपकी अदरक हो, चाहे आपका आलू हो, एक जैसे कलर के दिखते हैं, मिट्टी जैसे कलर के, जैसे इन्हें जमीन से उखाड़ा हो। तो ये आपके जमीन के अंदर रहते हैं, दे आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। और अंडरग्राउंड, ग्राउंड का नाम सुनते ही पहला दिमाग में नाम आ जाना चाहिए जमीन कंद, और उससे मिलती जुलती जिनकी भी शक्लें हैं वो चारों के चारों इसके साथी। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे भैया आपका रोज की जो स्टेम थी वो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, सेम ऑक्सैलिस में भी हो सकता है। टेंड्रिल यानी बेल बना सकते हैं किसमें, जीजी में, जीजी में यानी ग्रेप पाइन में यानी अंगूर में, और गॉड्स में। गॉड्स मतलब बॉटल गॉड हो गया आपका, लौकी हो गई, राउंड गॉड हो गया आपका, टिंडा हो गया, तोरी हो गई, है ना, कद्दू हो गया, वाटरमेलन हो गया। ये सारी चीजें जो है आपकी आपकी फेवरेट जो सब्जियां हैं ये सारी गॉड फैमिली में आती है, राइट। थॉर्न्स यानी कांटे बनेंगे किसमें, बीसी में। कांटा लगा तो भैया मुंह से कुछ निकल गया, है ना। बी और सी, बोगनवेलिया और सिट्रस में आपको ये देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेटिक हो सकती है आपकी स्टेम, स्टेम फोटोसिंथेटिक हो सकती है अगर लीव्स किसी पर्टिकुलर प्लांट में वेल डेवलप्ड नहीं है, या फिर उनको झाड़ दिया गया है जानबूझ के फॉर वाटर कंजर्वेशन, तो स्टेम आपकी फोटोसिंथेटिक हो सकती है। ये फ्लैट स्टेम हो सकती है, जैसे ओपोन्शिया में यानी कैक्टस में फ्लैट होती है आपकी डिस्क जैसी, या फिर ये आपके फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो सकती है वाटर बॉटल जैसी, जैसे कि यूफोर्बिया में। दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ये फ्लैट किसमें, फ्लैशी सिलेंड्रिकल किसमें, लास्ट ईयर ही सवाल आया था, 2023 का सवाल है। रनर की अगर आप बात करें तो आप भागने जाते हैं कहां पर, घासों पे भागने जाते हैं ट्रैक में, वहीं स्ट्रॉबेरी भी उगती हुई दिखाई देती है यूजुअली घासों पे ही, तो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में रनर होता है। स्टोलन किसको चुरा सकते हो, सर ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी रेस्टोरेंट गए हो और मिंट की पैकेट ना मारी हो, तो मिंट और जैस्मिन का फूल आप चुरा सकते हो, तो स्टोलन इसमें। ऑफसेट आपका वाटर वालों में देखने को मिलता है, दैट इज आइसोर्निया जिसको वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, और पिस्टिया, ये दोनों ही पानी में मिलते हैं, तो इन्हीं में ऑफसेट आपको देखने को मिलेगा, जो इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और इसीलिए वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वहां की वाटर बॉडीज में, क्योंकि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, पर इसने उन सारी वाटर बॉडीज पे कब्जा कर लिया। यही फैलता गया उन वाटर बॉडीज पे, तो नीचे ना ऑक्सीजन बढ़िया जाने दी, सारी ऑक्सीजन खुद सोख गया, और ना सनलाइट नीचे तक पेनिट्रेट कर पा रही थी, तो एक वाटर बॉडी के सारे ऑर्गेनिजम्स को इसने मार दिया, अकेला वहां पे जिंदा रहता रहा। सर जब से 11वीं क्लास में आए हैं दिमाग सक कर रखा है पीसीबी ने, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ने, लेकिन यहां हो जाएगा पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना सकर। लीफ मॉडिफिकेशन की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं यहां पर। टेंड्रिल यानी बेल बनती है, सर अभी भी बनी थी, यस। जो आपकी टेंड्रिल बनी थी यहां पर जीजी में, यानी अंगूर में, ग्रेप वाइन में और गॉड्स में, वो स्टेम की मॉडिफिकेशन थी। यहां लीफ की मॉडिफिकेशन है किसमें, मटर में, यानी मटर की जो बेल है इट इज अ लीफ मॉडिफिकेशन, अलग से याद रखना है। सिमिलरली जो स्पाइन बने थे, यहां जो कांटा लगा था वो आपका बहुत मोटा कांटा था, स्टेम की मॉडिफिकेशन से बना हुआ। बीसी में यानी बोगनविलिया और सिट्रस में यहां जो कांटा बनता है ये आपका लीफ से बनता है, यानी कैक्टस के अंदर जो कांटा है। अब कैक्टस की लीफ तो कांटा बन गई, तो स्टेम को ही फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा ना, स्टेम को ही तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, इसीलिए स्टेम फोटोसिंथेटिक हुई थी। स्टोरेज मेरे दोस्त, ये जो आपकी लीफ है ये फूड स्टोर कर सकती है। आप जो प्याज और लहसुन खाते हैं ये एक्चुअल में स्टोर्ड फूड ही है, जो कि एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक स्पेशल टाइप का प्लांट है, जहां पर लीफ जो है ये आपकी बहुत ही छोटी है। जो लीफ है ये आपकी बहुत छोटी है, तो पेटियोल जो है, लीफ की डंडी जो है, लीफ जो है इसमें एक डंडी भी होती है, ये आपकी मेन लीफ है। ये जो चौड़ा वाला भाग है ये आपका फोटोसिंथेटिक होता है।
इस चौड़े वाले भाग का काम है फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन ये चौड़ा वाला भाग अगर बहुत छोटा है तो ये जो आपका पेटियोल है, ये जो आपकी डंडी है, ये आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, हरी भरी हो जाएगी और आपका ये फोटोसिंथेसिस करने लगेगी। तो ये पर्टिकुलर केस कहां देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, जहां पेटियोल एक्सपेंड होकर फोटोसिंथेसिस करने लग पड़ता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। देन आपका वीनस फ्लाई ट्रैप का आपने नाम सुना था, चैप्टर प्लांट किंगडम के एंड में बताया था। वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि फ्लाइज को ट्रैप कर लेता है, इंसेक्टिवोरस, और ब्लैडर वर्ट जो कि मार मार के इंसेक्ट्स को एक ब्लैडर में रख लेता है। तो जो ब्लैडर वर्ट का ब्लैडर है और जो वीनस फ्लाई ट्रैप का ट्रैप है, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इनको एक बार देखना जरूरी है, बिकॉज इनसे सवाल अगर पूछ लिया तो हम सॉल्व कर पाए, बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। करेक्ट। अब देखिए दोस्त, पार्ट्स ऑफ लीव्स, रूट डन, स्टेम डन, लीफ पे आ जाते हैं। अगर आप लीफ की बात करें तो मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं। भाई मैंने आपको बताया, ये अगर आपकी स्टेम है, ये अगर आपकी स्टेम है, तो इस स्टेम पे नोड पाया जाएगा और इस नोड से निकलती है लीफ। ये जो नोड है इससे निकलती है आपकी लीफ, ये निकली आपकी लीफ। करेक्ट। और जहां से लीफ निकलेगी इसके एक्सिल पे पाया जाएगा बड, जिसे एक्सिलरी बड कहा। ये आपका नोड है जहां से लीफ अराइज हो रही है। एंड यहां पर लीफ के 3 पार्ट हैं। पहला आपका लीफ का बेस जो कि लीफ को स्टेम से अटैच करेगा। ये जो पत्ती है ये डाली से ही तो निकलती है, ब्रांच से ही तो निकलती है। तो आपका लीफ को स्टेम से या ब्रांच से अटैच करने के लिए जो गोल मटोल सा पार्ट है, इसको हम लोगों ने क्या कह डाला, इसको हम लोगों ने नोड कह डाला। उसके बाद आपकी छोटी सी डंडी जो इस लीफ को फड़फड़ाने में हेल्प करती है, इसको हमने पेटियोल कह डाला। और फिर आपका जो मेन पार्ट है, पेपर जैसा चौड़ा और पतला, इसको हम कहते हैं लमाइना। लमाइना का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जिसकी थिकनेस कम है लेकिन सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। पेपर जैसा, कागज जैसा, वैसा ही आपका लीफ भी होता है। राइट। तो अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो ये है आपका लीफ बेस। तो जो लीफ बेस है ये आपका पेटियोल को, इस डंडी को आपकी स्टेम से कनेक्ट करता है। इन दोनों के बीच में ही तो लीफ बेस पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है। ये 2 टाइप की मॉडिफिकेशन शो कर सकता है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। ये लीफ बेस कई बार आपका फैल सकता है और इस स्टेम को पकड़ सकता है, पार्शियली भी कवर कर सकता है और कंप्लीटली भी कवर कर सकता है। ये देखने को मिलता है आपको मोनोकॉट्स में। हमारे पास मोनोकॉट की एक ही फैमिली है, दैट इज पोएसी। तो बाजरे में और वीट में ये देखने को मिलता है। तो इन मोनोकॉट्स आपका ये लीफ शीथ बना लेता है, यानी ये जो आपका लीफ का पार्ट है, लीफ बेस, ये स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेता है। इट मेक्स लीफ शीथ। और लेग्यूमिनस प्लांट में, यानी फैमिली लेग्यूमिनेसी के प्लांट में, यानी पी और बीन में, मटर में, बीन में, राजमा में, चने में, इन सब में अगर आप देखें तो आपका ये मोटा हो जाता है और पल्विनस बना लेता है। ये जो पार्ट है ये सूज जाता है, ये सूजा हो जाता है, ये रेमो डिसूजा हो जाता है और ये क्या कर लेता है, बेसिकली यहां पर बढ़िया तरीके से वाटर स्टोर कर सकता है। इस सूजे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, पल्विनस कह सकते हैं। ऑस्मोटिक एक्टिविटीज के लिए इस पल्विनस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो ये है आपका लीफ बेस। तो लीफ बेस पे आपका एक्सिलरी बड भी पाए गए लीफ के एक्सिल पे, और 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए गए जिनको क्या कहा जाता है, स्टिप्यूल। जरूरी नहीं है हमेशा पाए ही जाए। राइट। फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाए जाते हैं, मटर वगैरह में, कई फैमिलीज में नहीं भी पाए जाते। तो अगर स्टिप्यूल पाए जा रहे हैं किसी प्लांट में तो इट इज स्टिप्यूलेट, अगर नहीं पाए जा रहे तो एक्स स्टिप्यूलेट। अधिकतर में ये स्टिप्यूल्स यूजुअली नहीं देखने को मिलते, तो अधिकतर प्लांट्स आपके एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं, कुछ आपके स्टिप्यूलेट होते हैं, जैसे वही आपका फैमिली फैबेसी के मेंबर, जैसे कि आपका मटर। यह आपका लीफ बेस है। अब ये डंडी है जो कि इस लीफ को फड़फड़ाने का काम करती है। जो डंडी है इसकी वजह से लीफ की पोजीशन एडजस्ट हो सकती है। लाइट यहां से आ रही है तो मुझे इस लीफ की पोजीशन एडजस्ट करनी है जिससे बढ़िया से बढ़िया लाइट इस पे आ सके। और जब लीफ को गर्मी लग रही है, प्लांट को गर्मी लग रही है, तो इस लीफ को मैं फड़फड़ा भी सकता हूं जिससे इसकी कूलनेस बरकरार रहे, इस पे फ्रेश एयर आ सके। तो मेरे भाई इसको बढ़िया लाइट मिल सके, ये आपका फ्लटर करके फ्रेश एयर खा सके, यानी टेम्परेचर कम हो सके, इसको ठंडक मिल सके। ये काम कौन करता है, ये डंडी करती है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, पेटियोल कहा। और फिर आपका मेन पार्ट है लेमाइना। लेमाइना में क्या है, ये मेन आपकी मिडरिब है, बीच का पाइप, बीच का पाइप, तो इसे मिड रिब कहा। और इससे निकल रही हैं वेन्स, और वेन से निकल रही हैं पतली पतली वेनलेट्स। ये एक्चुअल में क्या है, ये कम्युनिकेशन पाइप्स हैं। जैसे आपकी छत, जब आपकी घर की छत बनाई जाती है तो उसमें सरियों का जाल बिछाया जाता है फॉर इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, फॉर रिजिडिटी। तो यहां ये रिजिडिटी तो देंगी, सरियों के नेटवर्क की तरह बिहेव कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाई ये और क्या कर रही हैं, ये आपका यहां पर एक और काम कर रही हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। समझ लीजिए यहां पर इस लीफ में खाना बना, इस खाने को अगर जाना है आपका रूट तक तो इस रास्ते से जाएगी ना। रूट से आपका वाटर एंड मिनरल्स आए,
तो ये पत्ती के कोने कोने तक वाटर मिनरल्स कहां से पहुंचेंगे? इन पाइप्स के थ्रू ही तो पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, इन पाइप्स के थ्रू ही पहुंचेंगे। करेक्ट है जी, करेक्ट है, यही तो बात है। तो दे आर बेसिकली चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है आपकी सेंट्रल मिडरिब, ये वेन्स और वेनलेट आपके लमाइना के ये पार्ट है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं टॉपिक की, दैट इज वेनेशन। नाम से पता लग रहा है वेनेशन। वेनेशन में क्या शब्द है? वेन्स। तो वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है एक पत्ती के ऊपर, इसको वेनेशन कहा जाता है। जैसे यहां पर ये जो वेन्स और वेनलेट है, ये आपस में टकरा रही हैं, नेटवर्क बन रहा है, तो यह है रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट में देखने को मिलती है। डाइकॉट और मोनोकॉट में सीधा फर्क करना है, पत्ती उखाड़ करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, वेन्स और वेनलेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो डाइकॉट। अगर वेन्स और वेनलेट्स आपस में नहीं टकरा रही हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, एक दूसरे से नहीं टकरा रही हैं, तो पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में देखने को मिल जाएगी। अगला पॉइंट, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में शब्द आ रहा है फिल, और फिल इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू लीफ। अभी प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं, स्पोरोफिल पढ़ा था, वहां पर पत्ती को ही कह रहे थे। यहां पर अगर आप देखें तो पत्ती जो है, इनमें मेजर सेल्स क्या होते हैं? मीजोफिल। मेजर पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। फिल इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू लीफ। तो लीफ जो है, इसका अरेंजमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर स्टेम पे, एक ब्रांच पे, इसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। यानी ये जो पत्ते हैं ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, यानी एक नोड से एक पत्ता राइज हो सकता है। अगर ये आपका एक स्टेम है तो एक नोड से एक पत्ता, अगले नोड से एक पत्ता, एक नोड से एक पत्ता, अगले नोड से एक पत्ता, ऑल्टरनेट, टिक 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 टिक, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, एक नोड से एक पत्ता उग रहा है, तो ऑल्टरनेट मैनर में उग रहा है, एक लीफ फ्रॉम वन नोड। ये आपको देखने को मिलता है किसमें? एमएससी में। अगर समझ लीजिए, भगवान ना करे अगर आपका सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे सर, बीएससी एमएससी पीएचडी पोस्ट डॉक करेंगे, तो एमएससी इज योर अल्टरनेटिव। तो यहां पर क्या है आपका? मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड योर चाइना रोज, इनमें अल्टरनेट अरेंजमेंट है। अपोजिट, एक नोड से दो पत्ते निकल रहे हैं अपोजिट दिशा में। ये आपका नोड है, दोनों साइड पत्ता, ये आपका नोड है, दोनों साइड पत्ता, ये आपका नोड है, दोनों साइड पत्ता। एक नोड से दो लीफ निकल रहे हैं अपोजिट दिशा में। तो अगर आप डीएनए की बात करें, तो वहां पे सी जो है साइटोसिन, ये ग्वानिन के अपोजिट होता है, तो यहां पर सी फॉर कैलोट्रोपिस, जी फॉर गुआवा, ये दोनों अपोजिट के एग्जांपल हैं। अपोजिट होते हैं ना सी और जी एक दूसरे के, और एक ही नोड से मल्टीपल पत्ते निकल रहे हैं, तो आपका होल इसे कहा जाता है। बहुत सारे पत्ते निकल रहे हैं, जैसे कि एल्स्टोनिया, ये सवाल आपका पूछा जाता है, पीवाईक्यू का सवाल है। जब एक ही नोड से बहुत सारे पत्ते निकले, मोर देन 2 पत्ते निकले, तो इट इज होल्ड फाइलोटैक्सी। करेक्ट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लीव्स की। लीफ होती कितने प्रकार की हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। एक तो होती है सिंपल लीफ, जो कि हमें पेड़ों पे नॉर्मली देखने को मिलती है, दिस इज सिंपल लीफ। और इस सिंपल लीफ में अगर कटाव है भी, अगर इसमें इंसीजन है भी, ये इंसीजन यानी पत्ती अंदर की साइड घुस रही है, इसके फ्रेगमेंट बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये आपकी इंसाइज्ड लीफ है। तो भी ये जो आपकी इंसीजन्स हैं, ये जो आपकी डिप्रेशंस हैं, ये मिडरिब को नहीं छू रही हैं, यानी पत्ते के मल्टीपल टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो इसे सिंपल लीफ कहेंगे, है ना। लीफ स्टेम में उगी हुई है, तो स्टेम से लीफ जहां से निकल रही है, यहां एक्सिलरी बड पाया जाएगा, एकदम पाया जाएगा। अगर समझ लीजिए ये जो इंसीजन है, ये इस मिडरिब को छू दे, तो पत्ते के कई टुकड़े हो जाएंगे ना। यहां पे अगर आप बनाएं ये डायग्राम खुद से, तो ये पत्ते का एक टुकड़ा हो गया, ये 2 टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े हो गए, ये 4 टुकड़े हो गए, ये 5 टुकड़े हो गए। एक ही पत्ती के 5 टुकड़े हो गए, तो इनको क्या कहेंगे? लीफ नहीं, लीफलेट कहेंगे। तो पूरा जो है एक लीफ था, जिसके 5 टुकड़े हो गए हैं, लीफलेट। सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है लीफ या लीफलेट की? ये जो 5 लीफलेट होंगे, जो 5 लीफलेट हैं, इन सभी पे खुद का बड नहीं है। ये जो एक एक्सिलरी बड है, ये इसी पे पाया जाएगा बस, जहां से मेन ये लीफलेट तैयार हुई, बाकी कहीं पे एक्सिलरी बड नहीं है। तो दिस इज कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब या तो सिंपल लीफ है, कोई इंसीजन नहीं है, कोई कटाव फटाव नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत डिजाइन बना भी हुआ है, थोड़ा बहुत कटाव है भी, तो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा, यानी पत्ते के फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे। अगर पत्ते के फ्रेगमेंट बन जाएं, लीफलेट्स बन जाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड लीफ कहा जाता है, जहां पर आपको सिर्फ मेन लीफ पे एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, लीफलेट पे कोई अलग से एक्सिलरी बड नहीं होता। यानी चाहे सिंपल लीफ हो, यहां भी एक पत्ते पे एक एक्सिलरी बड, यहां भी एक एक्सिलरी बड, यहां भी एक एक्सिलरी बड, क्योंकि पत्ता एक ही है जिसके 5 टुकड़े हो चुके हैं, लीफलेट है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखें, तो ये जो आपका कंपाउंड लीफ है, ये भी 2 तरीके का हो सकता है, एक पिन्नेटली कंपाउंड और एक पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में एक शब्द आ रहा है पिन, तो पिन जैसी एक एक्सिस होगी, जैसे नीम का पत्ता होता है, इसी के दोनों साइड में आपके पत्ते देखने को मिलेंगे। तो पिन जैसी आपकी एक्सिस है,
इसे रैचिस कहा जाता है, ये नीम में देखने को मिलती है। तो इसे इट इज पिनेटली कंपाउंड, एक पिन जैसी एक्सिस है। और पामेटली कंपाउंड, पाम मतलब होती है हथेली, तो जैसे आपकी हथेली है इसी पे आपकी पांचों की पांचों फिंगर्स उगी हुई हैं। सिमिलरली यहां पर एक ही कॉमन पॉइंट है जहां पर अलग अलग आपकी लीफलेट उगी हुई हैं, है ना, एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं, तो इसे क्या बोला, पामेटली कंपाउंड, राइट। जैसे कि आपका सिल्क कॉटन के अंदर ये भी आपको पूछा जाता है। नीम तो हमारा देखा हुआ है, सिल्क कॉटन जो है ये आपको पूछा जाता है स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन में। नाउ दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, आपका स्टेम हो चुका है, रूट हो चुका है, एंड योर लीफ इज ऑल्सो डन, राइट। यहां पर सारे के सारे जनरल पार्ट्स के हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठी करी, यहां पर मॉडिफिकेशन देखी और पार्ट्स ऑफ रूट देखे, यहां पे पार्ट्स ऑफ और टाइप ऑफ लीफ हम लोगों ने देख लिया। नाउ इट इज टाइम टू एंटर इनटू अ वेरी न्यू टॉपिक, दैट इज फ्लावर। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर एंटर कर रहे हैं जिसका नाम है फूल, राइट। तो अगर आप देखें तो ये स्टेम है, तो स्टेम पे अलग अलग नोड्स होते हैं और हर नोड से पत्ती निकलती है ना। कई नोड ऐसे होते हैं, ये आपका अगर शूट की टिप है तो इसको हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स, शूट के एपेक्स पे शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल। इनमें से कुछ सेल ना मॉडिफाई हो जाते हैं और ये बना लेते हैं फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल मेरिस्टम मतलब ऐसा मेरिस्टम, ऐसे डिवाइड करने वाले सेल जिनसे फ्लोरल पार्ट बनेंगे, फ्लावर के पार्ट बनेंगे, इन्हें फ्लोरल मेरिस्टम कहा जाता है। तो ये फ्लोरल मेरिस्टम के जो सेल हैं इनके अलग अलग नोड से फूल के अलग अलग पार्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि आपके कैलिक्स यानी सेपल, आपके कोरोला यानी आपके पेटल, आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी मेल और फीमेल पार्ट, ये चारों आपको बनते हुए दिखाई दिए, ये चारों बनते हुए दिखाई देंगे। ये नोड्स जो हैं पास पास आ जाएंगे, क्योंकि फूल जो है उसमें आपको ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से सारे के सारे पार्ट्स अराइज हो रहे हैं फ्लावर के, तो ये जो आपके नोड्स हैं ये पास पास आ जाएंगे, यानी एक्सिस कंडेंस हो जाएगी, इंटरनोड छोटे छोटे हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे पार्ट्स एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, इसे हम फ्लावर कह देते हैं, राइट। तो फ्लावर शूट का पार्ट है तो इट इज कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड शूट। और यहां पर आपका शूट टिप जो है अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है, अगर शूट की टिप फ्लावर में कन्वर्ट हो रही है तो एक ही फ्लावर बनेगा, तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर अलग अलग पार्ट्स फ्लावर बना रहे हैं तो मल्टीपल फ्लावर देखने को मिलेंगे। अगर शूट की टिप एक फूल में कन्वर्ट हो रही है तो यह हमेशा अकेला ही पाया जाएगा, झुंड में नहीं पाया जाएगा, राइट। अगर आप देखें तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आपकी ब्रांच के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट्स। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है इट कैन बी रेसिमोज, रेसिमोज यहां पर मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है एक्सिस की। भाई यहां पर अगर आप देखें तो ये आपकी एक एक्सिस है, ये आपकी एक ब्रांच है, इसमें नीचे की साइड फूल उग रहे हैं बड़े बड़े, ऊपर और छोटे छोटे फूल विद टाइम उगते जाएंगे। एक्सिस कितनी भी लंबी कर लो और छोटे छोटे फूल आते जाएंगे। नीचे वाली एक्सिस जो है इस पे जो फूल हैं ये और बड़े होते जाएंगे टाइम के साथ, ऊपर और छोटे फूल और छोटे फूल और छोटे फूल और छोटे फूल, बड़ी चीज के ऊपर छोटी चीज तो कितनी भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक्रोपेटल सक्सेशन होती है जैसी लीफ में देखने को मिली थी, नीचे बड़े फूल ऊपर छोटे फूल लगाते जाओ, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सिस यानी कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ एक्सिस हमें देखने को मिलेगी, जैसे फैमिली फैबेसी के मेंबर्स। दूसरा देखिए, अगर मेरे भाई एक एक्सिस है और इसकी टिप पे ही एक मोटा फूल आकर के बैठ गया और अब बोला भैया इससे ऊपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, नीचे जितनी ग्रोथ करनी है करिए, तो यहां पर इससे छोटे फूल आएंगे नए वाले, फिर इससे भी छोटे आएंगे और नए वाले, फिर सबसे छोटे आएंगे और नए वाले। तो यंगेस्ट फूल जो है ये यहां बेस पे है, इसके बाद एक्सिस और नहीं बढ़ सकती, तो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सिस होगी। और बेसी पेटल यहां पर सक्सेशन है, यानी यंगेस्ट फूल जो था बेस पे था, सबसे मोटा फूल सबसे ऊपर जाके बैठ गया और बोला है नीचे जितनी जगह दी है इसमें ग्रोथ करनी है तो करो वरना मत करो, तो लिमिटेड यहां पर ग्रोथ हो जाती है एक्सिस की, इसे क्या कहते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो रेसिमोज में इनफाइनाइट ग्रोथ और साइमोज में आपकी फाइनाइट ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये एक फ्लावर है जो आपको यहां पर देखने को मिला। इसके मेन पार्ट क्या है भैया, ये तो वो स्टेम है जिससे आपका फूल उग रहा है, ये वो स्टेम है या वो ब्रांच है। यहां से जो डंडी है जिसके ऊपर फूल अटैच है, इस डंडी को हम लोगों ने कहा रिसेप्टिकल, या फिर आपका यहां पर हमने क्या कहा, सॉरी स्टॉक या पेडिसेल कह दिया। स्टॉक यानी डंडी और पेडिसेल, ये जो स्टॉक है इसका ऊपर वाला पार्ट सूजा हुआ पार्ट इसे कहते हैं हम रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल यानी जहां सारे पार्ट्स रिसीव हों तो रिसेप्टिकल, और थैलेमस भी इसको कहा जाता है। ये जो थैलेमस है इसके ऊपर सबसे बाहर पाए गए आपके सेपल, इसके अंदर की साइड पेटल, इसके अंदर की साइड एंड्रोशियम और सेंटर पे गाइनोशियम। तो इनको बाहर से अंदर की साइड ऑब्जर्व किया जाता है, तो सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाई है, काली चरण आ गया, के फॉर काली, सी फॉर चरण, ए फॉर आ, जी फॉर गया। काली चरण आ गया तो कैलिक्स को हमेशा के से लिखेंगे काली, सी चरण,
दैट इज एंड्रोशम, जी दैट इज गाइनोशम। क्योंकि अगर आप एक फूल का स्ट्रक्चर देखें, अगर ये आपकी कली है, गुलाब की कली है, तो इसमें हरे भरे जो आपके पत्ते हैं बाहर की साइड हैं, ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में। तो ये जो कैलिक्स हैं, ये जो सेपल हैं, प्रोटेक्टिव हैं, तो ये पेटल के बाहर है। और अंदर आपकी लाल कलर की कली की जो पंखुड़ियां हैं वो छुपी हुई हैं, यानी पेटल अंदर की साइड होता है। तो आपका सेपल सबसे बाहर, पेटल उसके अंदर, फिर मेल पार्ट, सेंटर पे सबसे आपकी क्या मिलता है, फीमेल पार्ट मिलता है। तो काली चरण आ गया, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर काली और चरण जो है मेरे दोस्त, यानी कैलिक्स और कोरोला जो है, इन्हें एक्सेसरी होल्ड कहा जाता है। रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गैमेट बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो आपके ए और जी है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या एसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। इनका डायरेक्ट रोल जो है ये गैमेट फॉर्मेशन में है। जो एंड्रोशम जो है इसमें आपका मेल गैमेट बनेगा, और जो गाइनोशम है इसमें फीमेल गैमेट बनेगा। सो दे आर मोर एसेंशियल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बाकी जो है एक्सेसरी है। एसेंशियल को छोड़ के जो बचा दैट इज एक्सेसरी। तो आपके जो फूल हैं इनमें अलग अलग प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। जैसे अगर आप काट के देखेंगे सरसों के फूल को, तो मल्टीपल एक्सिस पे आप इसे काट सकते हैं, यानी रेडियल सिमेट्री है। अगर आप देखेंगे दतूरे के फूल को, तो पेंटामेरेसा अलग अलग एक्सिस पे आप काट सकते हैं। चिल्ली के फूल को यानी मिर्ची के फूल को आप देखेंगे तो अलग अलग एक्सिस पे आप काट सकते हैं, राइट। सो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल, जिसे प्यार से एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक में प्लस का साइन आता है। प्लस का साइन मतलब, प्लस का साइन एक्चुअल में देखें तो एक एक्सिस, दो एक्सिस। प्लस का साइन का मतलब है एक से ज्यादा एक्सिस पे आप इन्हें काट सकते हो। तो प्लस का साइन यहां पर लगता हुआ दिखाई दिया, राइट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड यहां काटा हुआ है, दतूरा यहां काटा हुआ है, चिल्ली यहां काटी हुई है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरली सिमेट्रिकल, एक ही एक्सिस है जिस पे चीजों को काटा जा सकता है दो भागों में। तो एक एक्सिस हमने परसेंटेज के साइन से ड्रॉ कर दी, एक ही डंडा वहां पर लगा हुआ है। तो यहां आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं पीजी कॉलेज बंद, यानी पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, पीजी कॉलेज बंद। आपका यहां पर 4 एग्जांपल्स हो जाते हैं। जैसे अगर आप पत्ता देखें, ये वाला, ये अगर आप पत्ता देखें तो ये आपका मटर का पत्ता है। तो इसको आप दो भागों में सिर्फ ऐसे काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि दिल जैसा जो स्ट्रक्चर बना है ये अनइक्वली कटेगा ऐसे। तो एक ही एक्सिस है जिस पे आप काट सकते हैं इस मटर के फूल को। तो ये है आपका क्या, जाइगोमॉर्फिक। और मेरे दोस्त एसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, काना। समझ लीजिए भाई, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे एक आंख है एक आंख नहीं है, तो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ ना, इसको क्या कहेंगे, काना। तो कैना इज अ फ्लावर जो कि आपका बहुत इरेगुलर सा होता है, तो इसको आप नहीं काट सकते किसी भी एक्सिस से दो इक्वल भागों में। तो दिस इज कैना, अलग से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, एक फूल में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम। अब हमें देखना है कि भैया ओवरी के रिस्पेक्ट में, यानी गाइनोशम के रिस्पेक्ट में बाकी पार्ट्स कैसे अरेंज्ड हैं। गाइनोशम से ऊपर के लेवल पे, गाइनोशम के साथ साथ सेम लेवल पे, या गाइनोशम के नीचे लेवल पे। यानी गाइनोशम जो है क्या ये सबसे ऊपर बैठी हुई है, बाकी पार्ट नीचे है, बाकी पार्ट इंफीरियर है, गाइनोशम सुपीरियर है। या गाइनोशम सबसे नीचे है, बाकी पार्ट ऊपर है, यानी बाकी पार्ट सुपीरियर है, गाइनोशम आपके इंफीरियर है। या फिर बाकी पार्ट साथ साथ है, सब कोई सेम पेडेस्टल पे पाए जा रहे हैं। यहां पे देखिए, अगर आप देखें तो नीचे से आपका हरा भरा पत्ता अराइज हो रहा है, उसके बाद आपका पेटल अराइज हो रहा है, उसके बाद एंड्रोशम सबसे ऊपर बैठी हुई है, गाइनोशम। तो ये जो ओवरी है सबसे ऊपर बैठी हुई है, तो क्या इसे सुपीरियर ओवरी कहेंगे, कहेंगे। ओवरी सुपीरियर है, बाकी पार्ट नीचे हैं, ओवरी सुपीरियर है, बाकी पार्ट नीचे हैं, तो ओवरी सुपीरियर, बाकी पार्ट्स को लाइन से दिखाते हैं, तो जी के नीचे लाइन लगा देंगे, जी के नीचे डंडा लगा देंगे कि यहां पर भैया बाकी पार्ट्स नीचे की साइड हैं। इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशम के, तो बाकी सारे पार्ट गाइनोशम के नीचे देखने को मिल रहे हैं। दिस इज हाइपोगाइनस कंडीशन, या इसे कहा जाता है सुपीरियर ओवरी कंडीशन। किसमें देखने को मिलेगा ये भाई, गाइनोशम सबसे ऊपर है, बाकी पार्ट नीचे हैं, बाकी पार्ट नीचे। नीचे आप जब भी घर से बाहर जाते हैं किसको नीचे करके जाते हैं, एमसीबी को, यानी मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल को। ये तीनों जो है इनमें क्या देखने को मिलेगा, बाकी पार्ट्स डाउन देखने को मिलेंगे। पेरीगाइनस, पीआर का साउंड आ रहा है, पीआरपी, पीआरपी है ना। तो पेरीगाइनस मतलब यहां सेम लेवल से आपके सारे पार्ट अराइज हो रहे हैं, बस ये जो थैलेमस है थोड़ा ऊपर की साइड ग्रो कर गया और यहां से बाकी सारे पार्ट निकल गए, सेम लेवल पे ही हैं, बाकी सारे पार्ट्स आपके यहां से निकल गए, सेम लेवल पे ही हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस। ये जो ओवरी है इसकी पेरीफेरी पर पहुंच गए सारे पार्ट, ये जो ओवरी है इसकी पेरीफेरी पर पहुंच गए सारे पार्ट और यहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो पीआरपी यानी प्लम रोज पीच, ये पूछा जाएगा गारंटी। प्लम रोज पीच, सारे पार्ट्स लगभग आपके सेम लेवल पे हैं, तो जी जो है इसके सेम लेवल पे ही सारे पार्ट है, तो सामने डंडा लग जाएगा। इसे हाफ इंफीरियर कंडीशन भी कह सकते हैं। सर हाफ सुपीरियर क्यों नहीं, अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि यार थैलेमस तो ऊपर पहुंच गया है ओवरी के,
तो आपको लगता है कि ओवरी इंफीरियर है तो इसे हाफ इंफीरियर कहा, हाफ सुपीरियर नहीं। पर एक्चुअल में जो थैलेमस है ना, इससे सारे पार्ट्स और ओवरी सेम सेम जगह से ही उग रहे हैं। फिर थैलेमस बाद में ग्रो किया है और बाकी पार्ट्स थोड़े ऊपर हो गए, पर इससे सुपीरियरिटी का लेना देना नहीं है। एपीगाइनस, एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोशम के, यानी ये जो थैलेमस अब एकदम इस ओवरी के ऊपर आकर के बैठ गया है। अंदर ओवरी है और ये जो थैलेमस है ये ऊपर आकर के बैठ गया, इस ओवरी को इसने फ्यूज कर लिया और ऊपर की साइड ये ग्रो करना स्टार्ट कर चुका है। तो बाकी पार्ट एकदम ओवरी के सर पे आके बैठ गए। ये आपकी ओवरी थी, इसके सर पे आके बैठ गए और यहां से बोले तुम्हारे एकदम ऊपर से उगेंगे, इस बार कोई ढील नहीं छोड़ेंगे कि आपको कोई सेम लेवल का बोल ही ना पाए, एकदम ऊपर से उगेंगे। तो यहाँ पे जी जो है इसके ऊपर सारे पार्ट हैं तो जी के ऊपर डंडा लगेगा। और ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, समझ लीजिए आप समंदर के किनारे गए हैं, नीट का पेपर हो गया है एंजॉय करने, तो आप वहां पे सन रेज खा रहे हैं, है ना, सन बाथ ले रहे हैं, साथ में अपना कोक और एपीफिज लेकर गए हैं पीने के लिए। तो एपी का मतलब, एपीफिज मतलब एपिगाइनस के एग्जाम्पल है क्या, गेट सनरेज एंड कोक, गेट का मतलब जी फॉर गवावा, सनरेज, सन का मतलब सनफ्लावर, और इसके भी रे फ्लोरेट जो पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। सनफ्लावर में एक सेंटर पे डिस्क होती है गोल मटोल और उसके चारों ओर रेज दिखाई देती हैं। तो ये जो रेज हैं दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट, और ये जो सेंटर पे डिस्क है इसे डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। तो जो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है यहां पर इसकी बात हो रही है। डिस्क फ्लोरेट में भी हालांकि आपका एपिगाइनस कंडीशन ही पाई जाती है। और यहां पर कुकुम्बर, कोक मतलब कुकुम्बर। तो हमारे सिलेबस में एक ही ऐसी फैमिली है जिसमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, बाकी सब में सुपीरियर है, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज सन या सनफ्लावर यानी एस्टेरेसी, सनफ्लावर की फैमिली। बाकी सब में ओवरी यूजुअली सुपीरियर ही होती है, सबसे ऊपर बैठी होती है, लेकिन सिर्फ यही एक फैमिली है हमारे सिलेबस में, एस्टेरेसी या सनफ्लावर की फैमिली, जिसमें इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। राइट, यहां देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो दो आपके एक्सेसरी पार्ट है, जिसको क्या बोला हमने, कोरोला या पेटल कह दिया, कैलिक्स या सेपल कह दिया। तो कैलिक्स सबसे बाहर पाया जा रहा है, हरा भरा पार्ट, तो ये हरा है तो प्रोटेक्टिव भी है, सबसे बाहर पाया जा रहा है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, कैलिक्स सबसे बाहर है तो फोटोसिंथेटिक भी है, हरा भरा है इसलिए, और प्रोटेक्टिव भी है। अगर सारे के सारे सेपल, लेट्स से एक फूल है उसमें 5 सेपल हैं, अगर ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं तो गैमोसिपेलस कंडीशन, गैमो मतलब फ्यूज्ड, और अगर सारे फ्री हैं तो आप इनको अलग अलग गिन पाओगे, पॉली मतलब बहुत सारे, 1 2 3 4 5 फ्रीली गिन पाओगे, है ना। यानी अगर ये आपके ऐसे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड, है ना, तो आपको लग रहा है एक ही यूनिट है 5, लेकिन अगर ये पड़े ही अलग अलग है 1 2 3 4 5, तो अलग ही गिनोगे ना, 5 अलग से गिनने में आएंगे, पॉली बहुत सारे गिनने में आएंगे, तो पॉलीसिपेलस कंडीशन कहा जाता है। सेम अगर आप देखो कोरोला में यानी पेटल में, तो पेटल आपके रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं, जिससे इनको देख करके इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाते हैं। ये भी अगर आपके फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटेलस सेपल की जगह पेटल लग गया, और फ्री हैं तो पॉलीपेटेलस सेपल की जगह पेटल लग गया, सेम कंसेप्ट है। अगर मेरे भाई कुछ प्लांट्स की आप बात करें तो उनमें सेपल और पेटल में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सेपल और पेटल एक ही जैसे दिखाई देते हैं, तो आप इन्हें सेपल या पेटल अलग अलग ना लिख के एक ही टर्म देते हो, जिसे पेरियंथ या टेपल कहा जाता है। राइट, तो ये पाई जाती है आपकी लिली फैमिली में और वीट में, यानी मोनोकॉट की फैमिलीज में। पहले हमारे सिलेबस में फैमिली लिलिएसी थी, आज के दिन में हमारे सिलेबस में क्या है, फैमिली पोएसी है, इनमें देखने को मिलेगी। यूजुअली मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है, तो पोएसी का एक और फीचर हमको अलग से देखने को मिल गया कि इसमें पेरियंथ आपकी पाई जाएगी। अब अगर आप देखें तो एक कोरोला बाकी कोरोला के हिसाब से किस तरीके से अरेंज्ड है, या एक कैलिक्स बाकी कैलिक्स के हिसाब से किस तरीके से अरेंज है, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। इस अरेंजमेंट को वी कॉल एस्टिवेशन। तो यहां पर देखिए एक कैलिक्स है या एक कोरोला है, कुछ भी कह लीजिए, रेफरेंस के लिए हम कैलिक्स कहेंगे। तो यहां पर लेट से आपकी 5 कैलिक्स है या 5 कोरोला है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, एक के बाद एक प्रेजेंट है, तो इसे वाल्वेट एस्टिवेशन कहा गया, जैसा कि कैलोट्रोपिस में या आंकड़े के फूल में आपको देखने को मिलता है। ये अगर ट्विस्टेड है, एक आपका सुपीरियर पार्ट कैलिक्स का, एक आपका इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर, एकदम रेगुलर ओरिएंटेशन, ट्विस्टेड और एकदम रेगुलर, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो इसे ट्विस्टेड कहा गया। किसमें देखने को मिलता है, अगर आप चाइना रोज का फूल देखें, लेडी फिंगर का फूल देखें या कॉटन का फूल देखें, सर कैसे याद करें, सारे के सारे फैमिली मालवेसी के मेंबर हैं। भिंडी, चाइना रोज, कॉटन, सारे के सारे मालवेसी के मेंबर हैं, तो ट्विस्टेड माल आप याद कर लीजिए, मालवेसी के फैमिली के मेंबर्स में ट्विस्टेड आपको फूल में अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। इम्ब्रिगेट यानी यहां पर इररेगुलर सी अरेंजमेंट है, यहां देखिए दोनों के दोनों ही आपके पेटल के पार्ट इंफीरियर हैं,
यहाँ एक सुपीरियर एक इंफीरियर, दोनों सुपीरियर, एक इंफीरियर एक सुपीरियर, एक इंफीरियर एक सुपीरियर एंड सो ऑन। तो यहां पर आपको इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट देखने को मिली, जैसे कि गुलमोहर और केसिया में। भाई इम्ब्रिकेट है तो एक ही एक्सिस पे दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। यहां तो रेगुलर अरेंजमेंट है, मल्टीपल तरीके से डिवाइड कर लो, रेगुलर अरेंजमेंट है, मल्टीपल तरीके से डिवाइड कर लो। यहां पर आपके जाइगोमॉर्फिक क्या थे, पी गुलमोहर बीन केसिया। तो यहां पे गुलमोहर और केसिया जो है इसको तो रख दो इम्ब्रिकेट में, और वो जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है स्पेसिफिकली कौन सी फैमिली में पाई जाती है, पेप्लियोनेसिया लेगुमिनेसी में। तो लेगुमिनेसी के मेंबर क्या है, पी और बीन। तो चार में से दो वहां रख दो, पी और बीन, गुलमोहर केसिया बचे हो यहां रख दो, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इम्ब्रिकेट जो है इसमें आ गया गुलमोहर और केसिया। वैक्सिलरी में क्या होता है, 5 पेटल पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो पेटल है सबसे नीचे की साइड, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। वैक्सिलम इसे कहा इसीलिए नाम वैक्सिलरी है इस एस्टिवेशन का। साइड में दो हैं जिनका नाम है लिटरल विंग, और सबसे नीचे हैं दो कील जो कि आपस में फ्यूज हैं, तो यहां ब्रैकेट लग जाएगा। तो एक आपका स्टैंडर्ड फ्री है, दो आपके विंग फ्री हैं, दो आपकी कील फ्यूज है आपस में, तो ब्रैकेट लग जाएगा पी और बीन में, यानी फैमिली पेप्लियोनेसी में या लेग्यूमिनेसी में ये अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। एकदम स्पेशल फीचर है फैमिली लेग्यूमिनेसी का। अब देखिए एसेंशियल पार्ट्स। अभी तक तो हम लोगों ने वो पार्ट्स पढ़े विच आर एक्सेसरी, कैलिक्स और कोरोला। एक सेकंड भाई, नीचे गिर गया है ये पाइप, आई आई ओके बच गया। हाँ, तो अभी तक हमने वो पार्ट्स देखे थे जो कि एक्सेसरी थे, कैलिक्स और कोरोला। अब हम वो पार्ट्स देखेंगे जो एसेंशियल है, रिप्रोडक्टिव है, दैट इज एंड्रोशम एंड गाइनोशम। हालांकि इन पार्ट्स की स्टडी, यहां तक की जो आपकी स्टडी है, ये आपको चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी आगे देखने को मिल जाएगी, बिकॉज ये बहुत जनरल चीजें हैं और ये बार बार रिपीट होती हैं। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो इन चीजों के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए होंगी, विदाउट एनी डाउट आपको ये पढ़नी ही पड़ेंगी। तो मेरे भाई एंड्रोशम जो है ये क्या होता है, जैसे कैलिक्स क्या था, एक फूल में जितने भी सेपल्स हैं सब मिला के कैलिक्स कहलाते हैं। कोरोला क्या था, एक फूल में जितने भी पेटल्स हैं सब मिला के कोरोला कहलाते हैं। एंड्रोशम क्या है, एक फूल में जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपके स्टेमन है, वो मिला के एंड्रोशम कहलाएंगे। गाइनोशम क्या है, एक फूल में जितनी भी पिस्टिल या कार्पल है वो मिला करके क्या कहलाएंगी, आपकी गाइनोशम कहलाएंगी। तो जितने भी स्टेमन्स हैं एक पर्टिकुलर फूल में, ये मिला करके एंड्रोशम कहलाते हैं। तो ये एक स्टेमन है, इसमें ऊपर एक स्ट्रक्चर है गोल मटोल, इसे कहा एंथर, और नीचे कहा फिलामेंट, नीचे कहा फिलामेंट, राइट। ये गोल मटोल एंथर और ये लंबी सी डंडी लॉन्ग और स्लेंडर फिलामेंट। अगर ये स्टेमन स्टेराइल है, यानी अगर इसमें बढ़िया तरीके से एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बन रहे हैं, मेल गैमेट नहीं बन रहे हैं, तो इसको स्टेराइल कहा जाएगा। स्टेराइल स्टेमन को कहा जाता है स्टेमिनोड, यानी यहां कुछ नहीं है, राइट। अगर आप इस एंथर की शक्ल देखें तो इस एंथर में दो लोब्स पाए जाते हैं, एक ये लोब और एक ये लोब, तो इसे बायलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। दो लोब है तो इसे बायलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। और हर लोब में दो दो कंपार्टमेंट हैं, हर लोब में दो दो कंपार्टमेंट हैं। तो एवरी लोब इज डायथीकस, एवरी लोब में दो थीका है, दो कंपार्टमेंट और हैं, तो डायथीकस। हर लोब में दो थीका, तो टोटल थीका कितने हुए, 4 थीका हुए। इन 4 थीका को आगे चल के पॉलन सैक्स कहेंगे, यानी ऐसी बोरियां, ऐसे सैक्स, ऐसे कंपार्टमेंट जिनमें पॉलन्स रखे जाते हैं, इन्हें पॉलन सैक्स कहा जाएगा। तो इनमें पॉलन बनेंगे, इनमें मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये जो मेरे दोस्त आपका नीचे वाला पार्ट है फिलामेंट का, ये जो आपका स्टेमन है कहाँ अटैच हो सकता है, पेटल के साथ भी अटैच हो सकता है, जैसे कि आए बैंगन में एपीपेटैलस इसको कहा जाता है, या ये आपका टेपल से यानी पेरियंथ से भी अटैच हो सकता है। तो पेरियंथ तो हमें देखने को ही लिली में मिली थी, मोनोकॉट्स में, तो ये आपका एपीटेपेलस या एपीफाइलस कंडीशन भी कहला सकता है। पेरियंथ से फ्यूज है तो फाइलस बोल दिया, टेपल से फ्यूज है तो टेपलस भी बोल दिया, दोनों सेम ही चीज है। अब ये जो आपके स्टेमन्स हैं ये कई सारे हो सकते हैं और ये फ्री हो सकते हैं। बहुत सारे आपके स्टेमन्स हैं और फ्री हैं, तो लोटस में पाए जाएंगे पॉलीएंड्रस, बहुत सारे गिन पा रहे हो आप एक एक, तो ये फ्री हैं। या फिर ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज्ड होकर के एक ही बंडल बना रहे हैं, एक ही गुच्छा बना लिया है, 10 आपके स्टेमन है, फ्यूज होकर एक ही बंडल बना लिया है, तो आपका क्या हुआ, मोनो अडल्फस। मोनो का मतलब सिंगल, अडल्फस का मतलब बंडल, चाइना रोज में देखने को मिलता है, सारे के सारे आपके साथ पाए जाते हैं। डायअडल्फस इज अ स्पेसिफिक कंडीशन, पेपर में पूछी जाती है। 2 बंडल्स पी में यानी मटर में देखने को मिलते हैं, फैमिली फेबेसी में। यहां 9 जो आपके स्टेमन है साथ पाए जाते हैं फ्यूज्ड, तो 9 एक साथ और एक अकेला फ्री पाया जाता है, तो 2 बंडल हो गए। एक बंडल में 9 स्टेमन है, दूसरे में एक ही स्टेमन है, तो अल्टीमेटली डायअडल्फस। और पॉलीअडल्फस 2 से भी ज्यादा बंडल आपके पाए जाते हैं सिट्रस में। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही फूल में जो स्टेमन्स है इनकी लेंथ अलग अलग है।
एक ही फूल में अलग अलग साइज के स्टेमन है, क्योंकि इनकी ये जो डंडी है, ये जो आपकी फिलामेंट है, इनकी लेंथ अलग अलग है। जैसे अगर 4 स्टेमन है तो 2 की लंबाई ज्यादा, 2 की लंबाई कम। सिमिलरली यहां पर हमको देखने को मिलता है मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड और साल्विया में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो साल्विया में अगर 4 आपके स्टेमन है तो 2 बड़े 2 छोटे। यहां पर अगर मस्टर्ड की आप बात करें तो यहां पर आपको 6 स्टेमन्स देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें से 2 अलग साइज के हैं और 4 अलग साइज के हैं। तो टेट्राडाइनामस कंडीशन कही जाती है। यहाँ पे 4 अलग साइज के होते हैं और 2 आपके अलग साइज के होते हैं। तो मस्टर्ड के अंदर ये केस देखने को मिलता है, यानी फैमिली ब्रेसिकेसी में। अगर आप गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पिस्टिल। तो ये एक पिस्टिल है या ये एक कार्पल है आपके फीमेल के अंदर। तो ये आपका एक ग्रुप ऑफ पिस्टिल जो है ये मिलकर के गाइनोशियम बनाएगा। सिंगल पिस्टिल है। तो यहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आकर के पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। इस लैंडिंग चौड़े से प्लेटफॉर्म को हमने क्या कहा? स्टिग्मा। बीच की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने क्या कहा? स्टाइल। और नीचे जो गोल मटोल स्ट्रक्चर है इसको हम लोगों ने क्या कहा? ओवरी। इस ओवरी के अंदर पाया जाता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के ऊपर आपके ओव्यूल पाए जाते हैं जो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होंगे। तो फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको प्लेसेंटा कहा, और इस प्लेसेंटा के ऊपर सीड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी ओव्यूल पाया जाएगा जो कि आपका सीड में कन्वर्ट होगा। राइट। तो आपके एक फूल में अगर मल्टीपल कार्पल्स पाई जा रही हैं, मल्टीपल कार्पल्स भी पाई जा सकती है, तो ये सिन कार्पस भी हो सकती हैं, सारी की सारी फ्यूज्ड भी हो सकती हैं आपस में, जैसे मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर। और ये एपोकार्पस भी हो सकती हैं, फ्री भी हो सकती हैं, जैसे लोटस और रोज के अंदर। तो लोटस में आपके ये भी फ्री थे, स्टेमेंस भी, और आपकी कार्पल्स भी फ्री हैं। तो एक ही एग्जांपल आप याद कर सकते हो, लोटस आपको साथ साथ याद होता चला जाएगा। तो मेरे भाई आपका ये जो ओव्यूल है ये आगे चल के सीड में कन्वर्ट होगा, ये जो ओवरी है आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट होगी, और प्लेसेंटा एज इट इज रहेगा। तो मेरे भाई अगर आप किसी फ्रूट को देखें, जैसे अगर मैं मटर को देख रहा हूं, तो मटर की फली जो है ये फ्रूट है, इस फ्रूट के अंदर सीड पाए जा रहे हैं। तो ये सीड एक्चुअल में कहां पाए जा रहे हैं? प्लेसेंटा के ऊपर ही तो पाए जा रहे हैं। तो ये जो आपकी बीच की डंडी है ये प्लेसेंटा ही तो हुई। तो सीड की अरेंजमेंट कैसी है प्लेसेंटा के ऊपर? इसको भी प्लेसेंटेशन कहते हैं। या ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसी रही होगी प्लेसेंटा पे? इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। एक ही तो बात है, ये ओव्यूल आगे चल के सीड ही तो बनेगा। तो चाहे आप कह दो ओव्यूल की अरेंजमेंट प्लेसेंटा पे कैसी है, या आप फ्रूट को देख लो और कह दो सीड की अरेंजमेंट प्लेसेंटा पे कैसी रही होगी, इसी को तो प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट टाइप की प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलती है यहां पर। पहली जो आपकी प्लेसेंटेशन है दैट इज मार्जिनल, यानी यहां सीड्स जो है आपके मार्जिन पे पाए जाएंगे, जैसे मटर के अंदर। ये जो आपका मटर का खोखा है, जिस साइड सीड नहीं प्रेजेंट, इस साइड के रिज को, इस साइड की इस धार को हम लोग डॉर्सल सचर कहते हैं। और जिस साइड आपके सीड मौजूद है, इस साइड की धार को, इस साइड की जो डंडी सी बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल सचर। इस वेंट्रल सचर पे ये सीड पाए जाते हैं इन 2 रोज। आप कभी मटर को छील के देखेंगे तो दोनों साइड आपके मटर देखने को मिलेंगे, 2 रोज में आपको मटर देखने को मिलेंगे। तो मटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक्साइल, टमाटर को काट के देखिए, नींबू को काट के देखिए, मल्टीपल कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे आपको इस पर्टिकुलर फ्रूट में। और ये जो एक्सिस है इसके ऊपर सीड मिले, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर सीड मिले, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर सीड मिले, एक्सिस के ऊपर सीड मिले, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन। चाहे टमाटर काट के देखो या लेमन काट के देखो या भिंडी काट के देखो, 5 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो भिंडी की फैमिली का ही मेंबर है चाइना रोज, मालवेसी का, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगला फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल मतलब फ्रीली सेंटर पे प्रेजेंट है सीड, कोई यहां पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। आपका जो फ्रूट है सिंगल लॉक्यूलर है, एक ही कंपार्टमेंट है, फ्री सेंट्रल, है ना। फ्रीली कौन घूमता रहता है सेंटर पे? डीपी, यानी हमारे पीटीआई सर, पीटी सर, डायंथस और प्रिमरोज, डीपी। पेराइटल, पेराइटल मतलब पेरीफेरी पे, पेराइटल पेरीफेरी पे, तो यहां पर पेरीफेरी पे आपके क्या पाए जाएंगे? सीड पाए जाएंगे, है ना। और इनमें एक फॉल्स सेप्टा, यानी कि एक नकली सेप्टा पाया जा सकता है, जिससे हमें लगता है कि भाई 2 कंपार्टमेंट बन रहे हैं इस फ्रूट में। एक्चुअल में नहीं होते, बिकॉज दिस इज अ फॉल्स सेप्टा। पर इस फॉल्स सेप्टा को रेपलम कहा जाता है, दिखाई दे सकता है आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर। तो पैराइटल से शब्द आया पेरेंटल, और हमारी पहली पेरेंट कौन है? हमारी माँ, मस्टर्ड और आर्जिमोन, MA हो जाएगा। और बेजल सबसे अलग स्ट्रक्चर, सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर किसका है? खूबसूरत फूलों का, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का, यानी फैमिली एस्टेरेसी के मेंबर में आपको ये देखने को मिलता है। फैमिली पोएसी के मेंबर में भी आपको बेजल प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फ्रूट की। ये बात हो गई सारी की सारी आपकी किसकी? फ्लावर की। अब बात करते हैं फ्रूट की।
तो फ्रूट क्या है भैया, फ्रूट किससे बना है, ये ओवरी जब फर्टिलाइज हो गई तो इससे क्या बना है, फ्रूट, और ये सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, आपका सीड, तो इट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी, है ना। तो कई फ्रूट आपके पार्थेनोकार्पिक भी होते हैं, पार्थेनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट बना है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो सीड भी नहीं बनते, जैसे कि केला जो है सीडलेस फ्रूट, इट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट जो है इसमें क्या है, अंदर की साइड बीज और बाहर की साइड पेरिकार्प, पेरी का मतलब पेरीफेरी यानी चारों ओर, कार्प मतलब फ्रूट यानी फ्रूट का कवर, और अंदर की साइड सीड, यही तो होता है। जैसे आम है तो आम का सीड है, उसके ऊपर क्या है, पेरिकार्प है। अब कई ऐसे फ्रूट हैं जिनमें पेरिकार्प थिन होता है, ड्राई होता है, थिन होता है, एक ही लेयर है। जैसे मूंगफली है तो मूंगफली में अंदर सीड है, बाहर जो आपका खोखा है उसको आपने तोड़ा तो उसमें मल्टीपल लेयर्स नहीं है, आराम से आपका एक ही सिंगल लेयर देखने को मिलता है। लेकिन मेरे दोस्त कई जगह पर ये जो सीड के बाहर का पेरिकार्प है ये बहुत ही ज्यादा थिक होता है और फ्लैशी होता है, तो इसको मल्टीपल पार्ट्स में बांटना पड़ता है। जैसे आम है तो आम की जो गुठली है वो सीड नहीं है, उस गुठली के अंदर सीड है। तो आम की जो गुठली है उसके अंदर सीड है, तो सीड के ऊपर क्या है, गुठली, टाइट खोखा, जिसको बोला अंदर वाला लेयर तो एंडोकार्प। एंडोकार्प के बाहर मीजोकार्प जिसको आप खाते हो, जो पल्पी पार्ट है, और उसके ऊपर है छिलका, पेरिकार्प, दैट इज छिलका, पतला थिन पेरिकार्प। तो अगर आपका थिक और फ्लैशी है पेरिकार्प तो इसको भी 3 पार्ट में आप कवर कर सकते हो, एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प। एपी मतलब बाहर वाला, इन तीनों को मिला करके पेरिकार्प कहा जाता है। तीनों ही पेरिकार्प के पार्ट है, एंडोकार्प भी, मीजोकार्प भी और एपिकार्प भी, तीनों ही पेरिकार्प के पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए आपके सिलेबस में 2 ही फ्रूट हैं, दोनों को ड्रूप कहा जाता है। ड्रूप मतलब दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। अगर आपकी जो ओवरी है उसमें एक ही कार्पल है यानी G1 है, एक ही कार्पल है, और वो भी आपकी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है यानी बाकी पार्ट उसके नीचे हैं, जी के नीचे डंडा लगेगा, और एक ही आपकी कार्पल है G1, तो इसको क्या कहा जाएगा, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ऐसी ओवरी से जो फ्रूट बनेगा इसे ड्रूप कहते हैं। तो आपके सिलेबस में दोनों मैंगो और कोकोनट ड्रूप के ही टाइप है। तो अगर आप मैंगो को देखें तो इसमें एपिकार्प है, छिलका थिन, जो कि खाया नहीं जाता। अब खाने वाले खा जाते हैं सर, ऐसा मत बोलो कि हम खा जाते हैं, खाने का कह रहे हो आप, नहीं है भाई, तुम तो गुठली भी चूस जाते हो, वो जो आपका फाइबरस पार्ट है ना, उसको भी खा जाते हो। दांत में जब तक रेशे ना आ जाए, जब तक जीभ ना छिल जाए, तब तक उस आम को चूस चूस के खा जाते हो, पीली गुठली को सफेद कर देते हो, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है भाई, एक्चुअल में वो खाने का नहीं है, खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हो, राइट। तो मीजोकार्प जो है ये आपका खाने का है, एडिबल है, फ्लैशी पार्ट। और अंदर का जो एंडोकार्प है तो स्टोनी है, यानी जो आपकी गुठली है बहुत टाइट, इसके अंदर सीड पाया जाता है, स्टोनी है, ये भी खाने का नहीं है। कोकोनट में अगर आप देखो तो मीजोकार्प जो है ये आपका फाइब्रस है, एंडोकार्प यानी आपका व्हाइट कलर का खोपरा, ये खाने का है, जो कि आपका एक्चुअल में सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो आप एंडोस्पर्म को खा रहे होते हो, और बाहर आपका फाइब्रस पार्ट है, रेशे वाला पार्ट, जिसको आप छील के निकाल देते हो, राइट। तो उसके बाहर कोई और लेयर नहीं है, तो एपिकार्प इज एब्सेंट। तो यहां सिर्फ मीजो और एंडो है। अगर आप सीड की बात करें तो इन फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है क्या, इन फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है सीड। अब ये जो सीड है ये फर्टिलाइज ओव्यूल कहलाता है, और इसमें क्या होगा भैया, सीड कोट है और अंदर की साइड आपके एम्ब्रियो और कोटिलिडन है। जैसे आपने चने का एक सीड लिया, इसको पानी में भिगोया, ऊपर का ये डार्क ब्राउन कलर का छिलका उतारा, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, है ना। अब अगर आप ये देखें, ये जो चना है इसमें सीड कोट जो है इसमें 2 लेयर होते हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन नाम के 2 लेयर हैं। इस सीड कोट को आपने हटाया, इस सीड कोट को आपने हटाया तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये जो सीड है ये फ्रूट से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्कार लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइलम। जैसे यहां हमने मटर को देखा था, ये मटर जो है इस पे यहां एक छोटा सा प्रोजेक्शन लगी हुई है, एक छोटा सा टुंडा लगा हुआ है, जो कि क्या करता है, इस मटर के दाने को इस प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। तो जब आप मटर का बीज तोड़ेंगे, आराम से आज तोड़ करके देखेगा, मटर की एक फली खरीदिए और आराम से उसमें से मटर तोड़ करके देखे, तो मटर जिस जगह से आप तोड़ेंगे ना वहां पे एक निशान बना हुआ मिलेगा, वो निशान क्या है, हाइलम। तो ये हाइलम आपका सीड को कनेक्ट करता है किससे, प्लेसेंटा से, तो यहाँ हाइलम नाम का निशान मिलेगा। और इस हाइलम के ऊपर एक छेद मिलेगा जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, पाइल मतलब पोर यानी छेद। तो जब आप इस बीज को जमीन में डालेंगे तो उसके ऊपर से आप पानी भी डालेंगे, आपको अगर सीड को उगाना है तो वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा ये पर्टिकुलर सीड, माइक्रोपाइल से। इसको ऑक्सीजन भी चाहिए फॉर रेस्पिरेटरी पर्पसेस, तो आपका ऑक्सीजन कहां से लेगा, माइक्रोपाइल से। तो एक छोटा सा पोर है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स आपके बढ़िया तरीके से यूटिलाइज हो सके, ऑक्सीजन और वाटर आपके अंदर आ सके। तो ये जो स्कार है जहां से आपका सीड जो है अटैच होता है आपका
फ्रूट से या प्लेसेंटा से, इसको हाइलम कहते हैं, और माइक्रोपाइल से वाटर और ऑक्सीजन इस सीड के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो मैंने इसका सीड कोट उतारा और इसको दो टुकड़ों में फाड़ दिया, तो ये पहला कॉटिलिडन है, ये दूसरा कॉटिलिडन है, यानी ये डाइकॉट का सीड है, डाइकॉट का सीड है। तो मैंने क्या बोला, सीड में दो चीजें होती हैं, एक सीड कोट उतार दिया मैंने, और बचा आपका एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यानी ये एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है। तो एम्ब्रियो का नीचे वाला पार्ट जिससे रूट अराइज होगी इसको कहा रेडिकल, एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट जिससे शूट अराइज होगी इसको कहा प्लूम्यूल, और यहां पर आपके दो कॉटिलिडन है, इनको कह दिया कॉटिलिडन, जिनमें आपका फूड स्टोर्ड है, जिनको आप खा सकते हो। सिमिलरली मोनोकॉट में है भाई, मोनोकॉट का अगर आप सीड देखो तो मोनोकॉट के सीड जो हैं यूजुअली एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें बहुत सारा एंडोस्पर्म स्टोर किया जाता है। तो मोनोकॉट का आप जब भी सीड देखेंगे इसमें ज्यादातर पार्ट एंडोस्पर्म के लिए पहले से ही रिजर्व्ड है, अधिकतर पार्ट आपका एंडोस्पर्म के लिए रिजर्व्ड है, फूड स्टोरेज के लिए रिजर्व्ड है। नीचे आपका एम्ब्रियो है, इसको कोने में धकेल रखा है, तो जो एम्ब्रियो है ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल जिससे शूट निकलेगी, नीचे वाला पार्ट रेडिकल जिससे रूट निकलेगी। पी फॉर प्लूम्यूल को कवर करने वाली लेयर को क्या बोला, कोलियोप्टाइल, जिसमें पी आ गया। आर फॉर रेडिकल को कवर करने वाले पार्ट को क्या बोला, कोलियोराइजा, जिसमें आर आ गया। तो ये आपका प्लूम्यूल कवर करने वाला कोलियोप्टाइल, रेडिकल कवर करने वाला कोलियोराइजा। तो ये कंप्लीट एम्ब्रियोनल एक्सिस हुई, है ना, ये कंप्लीट एम्ब्रियोनल एक्सिस हुई। तो यहां पर एक ही कॉटिलिडन होता है आपका, एक ही कॉटिलिडन होता है, ऊपर का आपका एंडोस्पर्म है, नीचे आपका एम्ब्रियो है, एक ही कॉटिलिडन है आपका योद्धा की ढाल जैसा। तो इसको क्या कहा जाता है, शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम। इस कॉटिलिडन का नाम स्क्यूटेलम है, इसे शील्ड शेप स्क्यूटेलम कहा जाता है, ढाल जैसा ये है। ये आपका सिंगल यहां पर कॉटिलिडन के फॉर्मेट में पाया जाता है। दिस इज योर एंडोस्पर्म, ज्यादातर पार्ट आपका एंडोस्पर्म है, और ये आपका एम्ब्रियो है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए यहां पर बीच में क्या है, यहां पर बीच में आपका एक प्रोटीन का लेयर है, जिसको क्या कहा जाता है, एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। एल्यूरो का मतलब ही था आपका प्रोटीन। जैसा हमने देखा था जब हम प्लास्टिड के टाइप पढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसे प्लास्टिड थे जो कि फूड स्टोरेज करते हैं, जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कह रहे थे। तो उसी का टाइप था एल्यूरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, ऑयल एंड फैट। एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। तो एल्यूरॉन, प्रोटीन, प्रोटीन की लेयर है ना मेरे भाई, ये आपका मोनोकॉट का सीड है, राइट। तो मैंने आपको बताया एंडोस्पर्मस सीड कौन से होते हैं, यूजुअली मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म ज्यादा देखने को मिलता है, तो ज्यादातर मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होते हैं। और कुछ ऐसे मोनोकॉट है जो एंडोस्पर्मिक नहीं भी होते, जैसे कि आपका ऑर्किड, इसके छोटे छोटे सीड होते हैं, इनमें बहुत एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता। और ज्यादातर डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता, यहां स्टार्च या ऑयल के फॉर्मेट में ही फूड स्टोर होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं यूजुअली डाइकॉट्स, एक्सेप्ट कैस्टर, यानी कैस्टर आपका ऐसा डाइकॉट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो अब हम फैमिली वाले पॉइंट पे आ जाते हैं और सेमी टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे के का मतलब है कैलिक्स, कालीचरण आ गया से आपको बताया था, है ना, कालीचरण आ गया आपका। के का मतलब कैलिक्स यानी सेपल। सी फॉर कोरोला दैट इज पेटल। ए फॉर एंड्रोशम, जी फॉर गाइनोशम। पी का मतलब कुछ मोनोकॉट्स में आपका कैलिक्स और कोरोला इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनमें आप फर्क नहीं कर सकते, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आपका पेरियंथ कहा जाता है। तो इट इज कॉल्ड एज टेपल या पेरियंथ। अब जी के नीचे डंडा है यानी जी सबसे ऊपर, तो सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन। जी के ऊपर डंडा है यानी कि जी सबसे नीचे, इंफीरियर ओवरी यानी एपिगाइनस कंडीशन। जी के सामने डंडा है यानी इट इज हाफ इंफीरियर यानी पेरिगाइनस कंडीशन। ये सिंबल है मेल का, ये सिंबल है फीमेल का, दोनों सिंबल पाए जा रहे हैं। तो बाइसेक्सुअलिटी, ज्यादातर हमारे सिलेबस में जो फैमिलीज हैं वो बाइसेक्सुअल ही हैं। यूनिसेक्सुअल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एस्टेरेसी है, यानी कि सनफ्लावर की फैमिली, इसमें जो रे फ्लोरेट होता है उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट नहीं होता, तो वो एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे बाइसेक्सुअल ही हैं। प्लस का मतलब मैंने बताया था एक से ज्यादा एक्सिस पे आप फ्लावर को काट सकते हो, यानी एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। एक ही एक्सिस पे जब फूल को काट पाओ तो जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री। बी आर का मतलब आपका ब्रेक्ट जो है वो प्रेजेंट है। ब्रेक्ट क्या होता है, यहां पर देखिए, ये आपका छोटा सा रंग बिरंगा या हरे कलर का ब्रेक्ट होता है। जैसे आपका लीफ पे स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, वैसे ही फ्लावर का ये जो पेडिसल है, ये जो डंडी है, इस पे ब्रेक्ट पाया जा सकता है, राइट। ये जो आपका ब्रेक्ट है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट भी कर सकता है अर्ली स्टेजेस में, और कलरफुल होता है तो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ब्रेक्ट जो है आपका पाया जाता है कई फ्लावर्स में। तो ब्रेक्ट जो है ये अपने ही नाम को धोखा देता है।
बी आर फॉर ब्रेक्ट, बी आर फॉर ब्रेसिकेसी फैमिली में नहीं पाया जाएगा, बाकी हमारे सिलेबस में जितनी फैमिली है सब में पाया जाएगा। फेबेसी में पाया जाएगा, सोलेनेसी में पाया जाएगा, मालवेसी में पाया जाएगा, एस्टेरेसी में पाया जाएगा, पोएसी में पाया जाएगा, सब में पाया जाएगा। बी आर फॉर ब्रेक्ट, बी आर फॉर ब्रेसिकेसी में ही नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में देखने को मिलेगा। ऐसा धोखेबाज दगाबाज इंसान है ये। ई ब्रैक्टिएट मतलब जिनमें ब्रैक्ट नहीं पाया जाता, तो नाम है ई ब्रैक्टिएट। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, किसमें नहीं था, ब्रेसिकेसी में नहीं था, बी आर फॉर ब्रेसिकेसी में नहीं था। तो ये देखिए, जब भी आप किसी फूल को ऑब्जर्व करते हैं, मैं कोई फूल तोड़ करके लाया, उसका फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए, उसका चित्र बनाने के लिए, तो उसकी मेन टहनी को भी मैं एक पोजीशन दूंगा। इसको मैं क्या कहता हूं, फ्लोरल एक्सिस या मदर एक्सिस। तो फूल के सारे पार्ट मैंने बनाए, आउटर टू इनर साइड, कैलिक्स बनाया, फिर कोरोला बनाया, फिर एंड्रोशम, फिर सेंटर पे गाइनोशम। ये आपके फ्लोरल पार्ट्स हैं। जब मैं इस फूल को देख रहा हूं तो ऊपर मुझे मेन स्टेम दिखाई देगी जिससे मैंने इस फूल को तोड़ा है। तो इसे हम ऊपर एक छोटे डॉट के फॉर्मेट में दिखाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मदर एक्सिस कहा जाता है। ये आपको हर फ्लोरल डायग्राम में बनी हुई दिखाई देगी। तो मैं आपको सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं देख करके कि हर फ्लोरल डायग्राम के ऊपर ये बिंदी क्या बनाई हुई है। दैट इज मदर एक्सिस। जिस स्टेम से आपने इस फूल को तोड़ा है, उस स्टेम को इज्जत सौंपने के लिए आपने यहां पर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर रेप्लिकेट कर दिया है। उसके नीचे आपने फ्लावर के सारे पार्ट्स बनाने शुरू किए हैं। दैट इज द मदर एक्सिस। करेक्ट। तो अब यहां पर 3 फैमिलीज हैं जिनकी हमें डिस्कशन करनी है। एनसीईआरटी में ये 3 फैमिलीज दी हुई हैं, राइट। इसके अलावा लिलिएसी पहले थी जो अब गायब कर दी है, और 3 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि हमारे सिलेबस में नई आ चुकी हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे इन फैमिली से कोई क्वेश्चन कितना भी हार्ड बना ले, इन पॉइंट से बाहर नहीं आएगा। देयर इज अ वेरी कॉन्क्रीट टेबल जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे फिल्टर करके लिखे गए हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसिकेसी की यानी मस्टर्ड की फैमिली की। तो मस्टर्ड जो थे मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या है, आपकी स्टेमेन जो है 2 अलग अलग लेंथ की पाई जाती है। तो 2 स्टेमेन अलग है, 4 स्टेमेन आपकी एक जैसी है। तो ये देखिए, ये सेंटर से बराबर दूरी पे प्रेजेंट है चारों, ये दोनों अलग ज्यादा दूरी पे प्रेजेंट है। तो डिफरेंट केस है यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखें तो सेपल कैसे हैं, सेपल अगर आप देखें, कैलिक्स अगर आप देखें, तो एक जो सेपल है इसके दोनों पार्ट डोमिनेंट, एक जो है इसके दोनों पार्ट डोमिनेंट, एक जो है इसके दोनों पार्ट रिसेसिव, एक जो है इसके दोनों पार्ट रिसेसिव। तो आपका 2 ऐसी हैं जिनके दोनों पार्ट डोमिनेंट हैं, 2 ऐसी हैं जिनके दोनों पार्ट रिसेसिव हैं। इस बात से क्या सीखने को मिला, इररेगुलर अपीयरेंस है ना, ये आपके एकदम एक दूसरे को टच कर रहे हैं यानी वाल्वेट नहीं है, ट्विस्टेड नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इररेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसको हमने क्या बोला, इम्ब्रिकेट। तो कैलिक्स जो है इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट शो करती है। यहां देखिए पेटल जो है ये आपके 4 हैं और एक दूसरे को जस्ट क्या कर रहे हैं, बेसिकली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे जो कैलिक्स थी ये भी एक दूसरे को नहीं छू रही थी, तो ये 4 हैं एक दूसरे को नहीं छू रही हैं, तो यहां पर ब्रैकेट नहीं लगेगा। ब्रैकेट मतलब फ्यूजन। यहां पर 4 ही आपके क्या है, कोरोला है, ये भी एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, तो 4 ही यहां पर आप लिखेंगे कोरोला, और ये एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, तो कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा। एंड्रोशियम अगर आप देखें तो बाहर से अंदर की साइड आप चीजों को लिखते हैं, तो एंड्रोशियम ये 2 जो है सबसे बाहर वाले, इनको आप पहले लिखेंगे, प्लस ये 4 जो है आपके बराबर डिस्टेंस वाले, इनको आप बाद में लिखेंगे, तो 2 + 4 लिखेंगे। और गाइनोशियम जो है ये 2 टुकड़ों में टूटी हुई है, और मैंने बताया आपको हमेशा सुपीरियर होगी फैमिली एस्टेरेसी को छोड़ के, सनफ्लावर को छोड़ के, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर को छोड़ के। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 भागों में इसको बांट दिया, तो 2 हैं, दोनों की दोनों फ्यूज्ड हैं, और अल्टीमेटली जी के नीचे डंडा लग जाएगा क्योंकि इट इज सुपीरियर। ये आपका किसका फ्लोरल डायग्राम है, आपका ब्रेसिकेसी का। फैबेसी का देख लीजिए, फैबेसी में क्या है, आपके 5 आपकी सेपल हैं और एक दूसरे को छू रही हैं, टच कर रही हैं। तो सिर्फ टच कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही, तो वाल्वेट एस्टिवेशन, और 5 हैं और एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ब्रैकेट लग जाएगा। यहां पर फैबेसी में यानी मटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक आपका वेक्सिलम, 2 आपके लिटरल विंग्स और 2 आपकी कील जो कि फ्यूज्ड है, यानी 1 + 2 + 2, एक ये है अकेला फ्री, 2 ये है आपके फ्री, नीचे वाले 2 हैं आपस में फ्यूज है, तो इनमें ब्रैकेट लग जाएगा। वेक्सिलरी एस्टिवेशन सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा था आपका मटर में कि डायडल्फस कंडीशन है। 9 आपके जो स्टेमन है ये साथ साथ प्रेजेंट है, एक आपका अकेला प्रेजेंट है, तो 9 साथ साथ ब्रैकेट लग जाएगा, और एक अकेला +1 हो जाएगा डायडल्फस कंडीशन। और एक ही आपकी यहां पर कंपार्टमेंट देखने को मिल रही है ओवरी में, तो G1, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक अकेला है तो फ्री बोल लो, फ्यूज बोल लो, एक ही बात है। एक ही अकेला है और सुपीरियर ओवरी है, तो जी के नीचे डंडा लग जाएगा। दिस इज फैबेसी। सोलनेसी में हम भैया आलू की फैमिली में आए, बैंगन की फैमिली में मुगली घुट्टी 555 इसको पिला देंगे। यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो पहला सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, चौथा सेपल, 5वां सेपल,
पांचों के पांचों आपके फ्यूज्ड हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन है, तो यहां पर 5 लिख दिया। सिमिलरली आपका पेटल जो है 1 2 3 4 5, 5 ही आपके पेटल हैं, एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन, ब्रैकेट लगा दिया। फिर आपका 5 ही आपके क्या है, स्टेमेंस, तो मुगली गुट्टी 555, तीनों होल्स आपके 5 5 के फॉर्मेट में हैं, तो 5 5 5 5 यहां पर हो गए। ठीक है, और ये आपके पेटल के साथ फ्यूज्ड है। एपीपेटलस कंडीशन थी आपकी सोलेनेसी में और एपीफाइलस थी आपकी लिलिएसी में, तो एपीपेटलस कंडीशन, तो आपका ब्रिज लग जाएगा यहां पे, है ना, पेटल के और एंड्रोशम के बीच में आप ब्रिज लगा देंगे ऊपर। और आपका गाइनोशम जो है ये आपका 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, लेकिन सेप्टा यहां पर टेढ़ा है। यहां पर सेप्टा सीधा था ना, सीधा सीधा 2 टुकड़ों में बांट रहा है ओवरी को, यहां टेढ़ा सेप्टा है, ऑब्लिक सेप्टा, राइट, ऑब्लिक सेप्टा है, ये इसकी खास बात है। तो जी जो है इसके 2 कंपार्टमेंट हो गए, दोनों के दोनों फ्यूज्ड हैं, एक ही गोले के अंदर प्रेजेंट है और सुपीरियर ओवरी है, तो जी के नीचे डंडा लग जाएगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सोलेनेसी का ये एग्जांपल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखिए मेरे भाई, अगर आप रूट की बात करें तो रूट कैसी कैसी हो सकती है अलग अलग प्लांट में। ब्रेसिकेसी यानी मस्टर्ड की फैमिली को ही क्रूसीफेरी कहा, फेबेसी को ही पेप्लियोनेसी, पेप्लियोनेशियस अरेंजमेंट थी इसमें, या लेग्यूमिनस प्लांट कहा, क्योंकि फ्रूट इसका क्या है, लेग्यूम है, लेग्यूमिनस प्लांट इनको कहा जाता है, मटर को, चने को, दाल को, है ना। सोलेनेसी यानी आलू बैंगन की फैमिली, मालवेसी यानी मस्टर्ड, मालवेसी आपकी कह रहा हूं, मस्टर्ड कह रहा हूं, चाइना रोज की फैमिली, भिंडी की फैमिली, कॉटन की फैमिली, मस्टर्ड वाली दिस ब्रेसिकेसी, ब्रासिका की। एस्टेरेसी को ही कंपोजिटी कहा, यानी सनफ्लावर की फैमिली, ससुराल गेंदा फूल की फैमिली, और पोएसी आपकी जवार, बाजरा, मक्का, गेहूं, शुगर केन, दूब की घास, इनकी फैमिली, यानी अकेली मोनोकॉट फैमिली आज के दिन में हमारे सिलेबस में। तो अगर आप देखें तो सारे के सारे डाइकॉट हैं, सारे के सारे डाइकॉट हैं, सारे के सारे डाइकॉट हैं, अकेला मोनोकॉट कौन है, पोएसी। अगर अकेला मोनोकॉट है पोएसी, तो मोनोकॉट के सारे फीचर्स इसमें आएंगे। क्या क्या होते हैं मोनोकॉट के फीचर भैया, आपकी वेनेशन कैसी है, सर पैरेलल वेनेशन आएगी, बाकी सब में रेटिकुलेट वेनेशन आएगी। आपकी रूट कैसी है, जनरली फाइब्रस आएगी, बाकी सबके अंदर यूजुअली टैप रूट आएगी। आपके फ्लावर के जो पार्ट्स हैं ये 3 के मल्टीपल में होंगे, यानी ट्राइमेरस फैमिली होगी, बाकी सारी की सारी डाइकॉट फैमिलीज टेट्रा और पेंटामेरस होती हैं। यहां पर देखिए चीजें 5 के मल्टीपल में है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। यहां 10 है, 10 है, 5 इंटू 2 हो गया, राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंटामेरस। यहां देखिए ब्रेसिकेसी 1 2 3 4, टेट्रामेरस 1 2 3 4, टेट्रामेरस, ये 4 एंड्रोशियम, 4 स्टेमन आपके सेम साइज के, टेट्रामेरस, राइट। तो अकेली जो ब्रेसिकेसी है दैट इज टेट्रामेरस, बाकी सारी आपके सिलेबस में पेंटा 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 पेंटा, और सिर्फ मोनोकॉट आपके ट्राइमेरस होते हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर देखिए एस्टेरेसी 1 2 3 4 5, 5 पेटल, 1 2 3 4 5, 5 पेटल। सिमिलरली यहां पर भिंडी देखिए आपका G5 है, 1 2 3 4 5, पेटल 5, 1 2 3 4 5, सेपल 5, एंड्रोशम 15, 5 इंटू 3, राइट, तो आपके 5 के मल्टीपल में आए। दिस इज मोनोकॉट, तो यहां अगर आप देखें तो आपके जो स्टेमन है ये 3 है, 3 के मल्टीपल में, इट इज ट्राइमेरस, करेक्ट। सेक्स अगर आप देखें तो मैंने बताया सारे के सारे बाइसेक्सुअल हैं हमारे सिलेबस में, सारे बाइसेक्सुअल हैं एस्टेरेसी को छोड़ के। यहाँ रे फ्लोरेट जो है, ये जो रे फ्लोरेट है इसमें आपका मेल पार्ट नहीं होता, इट इज ओनली फीमेल, इट इज यूनिसेक्सुअल फीमेल। और डिस्क फ्लोरेट है ये भी बाइसेक्सुअल है, यानी रे फ्लोरेट इज एन एक्सेप्शन जो ओनली फीमेल है, अदरवाइज सारे के सारे ऑल द केसेस आर बाइसेक्सुअल। स्पेशल पॉइंट क्या है, नाउ इससे हमें सारी चीजें पढ़नी है। स्पेशल पॉइंट क्या है, सबसे पहले ब्रेसिकेसी में टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन मतलब 6 स्टेमन थे यहां पे, 2 एक जैसे, 4 एक जैसे, 4 एक जैसे, टेट्रा, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, टेट्राडाइनमस कंडीशन। फेबेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडल्फस कंडीशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन सबसे ऊपर स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, साइड में 2 लिटरल विंग्स, सबसे नीचे 2 कील, ये सिर्फ इसी में पाया जाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसे पेप्लियोनेशियस कंडीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ पेप्लियोनेसी फैमिली में ही देखने को मिलता है, ये फेबेसी में ही देखने को मिलता है। और डायडल्फस कंडीशन, मोनोअडल्फस, एक ही बंडल में सारे के सारे आपके पाए जा रहे थे, कौन से, एंड्रोशियम या स्टेमेंस इन चाइना रोज, है ना, इन फैमिली मालवेसी। यहां देखिए 2 बंडल्स हैं, एक अकेला और 9 आपके साथ, डायडल्फस कंडीशन, ये इसका स्पेशल पॉइंट है।
सोलेनेसी में ऑब्लिक सेप्टा थी जिसने आपका गाइनोशियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ऑब्लिक यानी टेढ़ा सेप्टा था, सीधा नहीं था, टेढ़ा सेप्टा था एकदम, है ना, एक एंगल बना रहा है जिसने गाइनोशियम को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ऑब्लिक सेप्टा है। यहां देखिए सबसे खास बात क्या है, इन फैमिली मालवेसी सबसे खास बात क्या है, भिंडी की फैमिली में सबसे खास बात क्या है मेरे भाई, यहां पर आपका कैलिक्स है 5 क्योंकि पेंटामेरस फैमिली है, कोरोला है आपकी 5, ट्विस्टेड आपको कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है ना, आपके स्टेमेंस यहां पर 15 है, ये स्टेमन आपके इन पेटल से भी कनेक्टेड है यानी एपीपेटलस कंडीशन भी है, और ये आपस में भी कनेक्टेड हैं, सारे के सारे एक धागे से जुड़े हुए हैं यानी ये आपके एक बंडल में हैं। तो चाइना रोज फैमिली मालवेसी का ही तो मेंबर है, ये भिंडी का डायग्राम है, तो भिंडी चाइना रोज मोनोअडल्फस कंडीशन थी, वो भी बात प्रूफ हो गई। यहां पर भैया ये आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, भिंडी का फ्रूट काट के देखोगे तो 5 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे, आपको पता है ये ओवरी ही कन्वर्ट होती है फ्रूट में, तो जैसा फ्रूट दिखेगा वैसी ओवरी दिखेगी, 5 कंपार्टमेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये भिंडी काट के आप देख सकते हो। भाई मुझे ये बताओ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये बाहर क्या है, कैलिक्स के बाहर भी क्या है, इसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। ये जो एपिकैलिक्स है ये 3 से 7 होती हैं, कॉटन में 3 भी हो सकती हैं, भिंडी में 7 भी हो सकती हैं, तो 3 से 7 एपिकैलिक्स है। सिर्फ ये एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट है आपकी भिंडी की फैमिली में, मालवेसी में, बाकी सारी चीजें तो सेम है, सोलेनेसी जैसी है, सोलेनेसी जैसी है। 5 आपके सेपल, 5 आपके पेटल, बस ट्विस्टेड अरेंजमेंट है, और वो भी हमें एनसीईआरटी से पता है क्योंकि ट्विस्टेड के एग्जांपल ही क्या थे, चाइना रोज, कॉटन और भिंडी, तीनों के तीनों मालवेसी के मेंबर हैं, तो ट्विस्टेड का हमें पहले से पता है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। 15 यहां पर आपके स्टेमेंस हैं जो आपस में भी फ्यूज है, एक बंडल, मोनोअडल्फस कंडीशन चाइना रोज में देखने को मिली थी, मालवेसी का मेंबर है, ये भी पहले से पता है। एपीपेटलस कंडीशन है, ये हमें पता लग गया डायग्राम से, और भिंडी को काट के देखोगे तो 5 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे आपके ओवरी में, तो आपको ये बात भी पहले से पता लग जाती है, सिर्फ भिंडी काटने की देर है। हमें बस ये पता लगाना था यहां पर कि यहां कैलिक्स के बाहर भी कुछ है, हरी भरी पत्तियां छोटी छोटी सी, जिन्हें एपिकैलिक्स कहा जाता है, और भिंडी के फ्रूट में भी आपको देखने को मिलेंगी, कई बार उसके साथ ये पत्तियां आ जाती हैं, यानी इन्हें परसिस्टेंट एपिकैलिक्स कहा जाता है, लंबे टाइम तक टिकती हैं, फ्रूट में भी दिखती हैं, इन्हें परसिस्टेंस एपिकैलिक्स कहा जाता है। सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ में आ गया। अगला देखिए एस्टेरेसी, इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेरी पेपस, हेरी पेपस, केपी लिखा है, के क्या होता है, कैलिक्स, तो यहां जो कैलिक्स है अंदर की साइड ये जो आपको देखने को मिले, दीज आर पेटल्स, कोरोला, ये जो देखने को मिले दीज आर पेटल्स, कोरोला, और बाहर की साइड जो है ये कैलिक्स, तो कैलिक्स है जो डॉट 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 देखने को मिल रहे हैं, क्या हो गया, एक्चुअल में ये जो आपका कैलिक्स है इसको 100 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। भाई आपके 4-5 जो है सेपल्स देखने को मिल सकते हैं, 10 देखने को मिल सकते हैं, यहां आपके इतने टुकड़े हो गए हैं कि आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, बाल जैसे टुकड़े हो गए। एक पेज है मेरे पास, उसको मैंने कैंची से काट काट के पतले 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 स्लाइसेस कर डाले, यानी एक जो आपका सेपल था इतने टुकड़ों में काटा कि ऐसा लगा ये तो बाल हैं, ये तो कई सारे सेपल्स हैं, इनको गिन ही नहीं सकते, तो इन सबको बोल दिया पेपस यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां कोई नंबर नहीं है, आप सिर्फ केपी लिख देते हो, यहां सिर्फ केपी लिख देते हो, दिस इज हेयरी पेपस। बाकी अगर आप पेटल देखो तो 5 है ना, अगर आप देखो तो उसके बाद आपका यहां पर ये तो रे फ्लोरेट है, तो मेल पार्ट है नहीं, फीमेल पार्ट है यहां पर आपका, और इंफीरियर ओवरी आपको देखने को मिलेगी सिर्फ यहीं पर, है ना, यहां पर भी इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी सिर्फ यहीं पर। एस्टेरेसी में 5 आपके क्या है, स्टेमन है, एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है, डंडा आया हुआ है यहां से, है ना, एज वेल एज आप यहां पर देख सकते हो कि 5 ही आपके पेटल हैं, यानी 5-5 के फॉर्मेट में पेंटामेरस फैमिली है, पेंटामेरस फैमिली है। बस आपको यह देखने को मिला कि इफ यू डिवाइड दिस पर्टिकुलर सनफ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो इस एक्सिस पे काट सकते हो आप, इस एक्सिस पे नहीं काट सकते, क्यों, ऊपर ये पेटल है, नीचे ज्यादा पेटल है, तो 2 बराबर टुकड़े नहीं हुए, सिर्फ इस एक्सिस पे आपके 2 बराबर टुकड़े हो सकते हैं, यानी ये जो रे फ्लोरेट है ये आपकी क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, रे यानी ऐसा, तो इसको आप ऐसे तो नहीं काट सकते, सिर्फ ऐसे ही काट सकते हो, तो इट इज जाइगोमॉर्फिक। डिस्क फ्लोरेट, डिस्क जैसा एक डिस्क बना लो, डिस्क जो है सर्कुलर, इसको तो आप कैसे भी काट सकते हो, किसी भी एक्सिस पे काट सकते हो, तो डिस्क फ्लोरेट जो है एक्टिनोमॉर्फिक, रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक। डिस्क फ्लोरेट मेल और फीमेल दोनों पार्ट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट, नो मेल पार्ट, यानी यूनिसेक्सुअल ओनली फीमेल। तो रे फ्लोरेट क्या है, रे फ्लोरेट एक तो आपका यूनिसेक्सुअल है और दूसरा आपका जाइगोमॉर्फिक है, जो कि हम पहले ही समझ चुके थे। बस ये बात है यहां पर कि कई सारे आपके यहां पर
सेपल्स देखने को मिलते हैं, जिनको कलेक्टिवली पेपस कह डाला। देन आपका यहां पर पोएसी में देखिए कि पेरियंथ जो है इसको लॉडिक्यूल कह दिया, यानी यहां पर आपके पेरियंथ देखने को मिलते हैं, टेपल देखने को मिलते हैं मोनोकॉट में। तो ये 2 टेपल हैं, सेंटर पे फीमेल, उसके बाहर मेल, यानी 3 आपके स्टेमन्स हो गए। फिर आपके टेपल हैं यानी पेरियंथ है, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, कैलिक्स कोरोला अलग से तो नाम दोगे नहीं, सिर्फ टेपल ही दोगे। तो 2 टेपल हैं, इन्हें क्या बोल दिया, लॉडिक्यूल कह दिया यहां पर। तो लॉडिक्यूल का मतलब टेपल ही है। और यहां पर ब्रैक्ट हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल। तो इंफीरियर पेलिया बन जाता है, सुपीरियर पेलिया बन जाता है, यानी यहां ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल जो है इनको पेलिया कहा, इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया। तो इसको भाई आप ऐसे ही काट सकते हो एक ही एक्सिस पे, है ना, इस पे नहीं काट सकते, क्योंकि देखो ये वाले पेलिया का साइज अलग है, ये वाले पेलिया का साइज अलग है। तो ऐसे सिर्फ आप इस पोएसी को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, यानी सिर्फ एक एक्सिस पे, यानी इट इज बेसिकली जाइगोमॉर्फिक। शक्ल से ही समझ में आता है। तो यहां टेपल को लॉडिक्यूल कह दिया, और पेलिया, इंफीरियर और सुपीरियर पेलिया जो डिफरेंट साइज के हैं, इनको क्या कह दिया, इनको आपका हम लोगों ने ब्रैक्टियोल्स कहा, है ना, वाइसे वर्सा। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस। तो फेबेसी में आपको देखने को मिल रही थी रेसिमोज, आपकी सोलेनेसी में देखने को मिलती है साइमोज, और रेसिमोज की बहन आपको देखने को मिलती है रेसिम ब्रेसिकेसी में। कैसे, रेसिमोज क्या था, ये आपका सबसे बड़ा फूल यहां पे, फिर छोटे छोटे फूल, फिर और छोटे छोटे फूल, ये आपके एक ही नोड से 2 फूल निकल रहे हैं। अगर ये आपके ऑल्टरनेट निकल जाए, बड़ा फूल फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो एक ही बात है, इनफाइनाइट एक्सिस इसमें भी ग्रो होगी। वहां आपके एक ही जगह से 2 फूल निकल रहे थे, यहां आपका ऑल्टरनेट निकल रहे हैं। तो ब्रेसिकेसी में रेसिम विच इज रेसिमोज लाइक, फेबेसी में रेसिमोज, आपका साइमोज आपके किसमें, सोलेनेसी में, मालवेसी में साइमोज रेसिमोज दोनों देखने को मिल सकते हैं, टक्कर के ही पाए जाते हैं। एस्टेरेसी यानी सनफ्लावर, सनफ्लावर आपने हेड पे रख लिया है, यानी सनफ्लावर को अपना कैप बना लिया है, तो कैपिचुलम यानी कैप, इसको हेड भी कहा जाता है। और गेहूं का अगर आप देखेंगे कभी पौधा, बेसिकली क्रॉप, तो उस पर स्पाइक्स लगे हुए दिखाई देते हैं दाने के चारों ओर। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट यहां पे होता है। सिर्फ ये 2 शब्द याद कर लीजिए, कैपिचुलम और हेड, और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, बस। और इसमें फ्रूट, फ्रूट अगर आप देखें तो फैमिली लेग्यूमिनेसी है, मटर की, तो लेग्यूम। आपका सोलेनेसी है तो कैप्सूल और बेरी, यानी आलू जैसा फ्रूट भी है, यहां टमाटर जैसा फ्रूट भी है। मालवेसी, भिंडी को काट के देखिए कैप्सूल ही है, लेकिन उसमें 5 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल है। एस्टेरेसी सिप्सेला, पोएसी कैरियोप्सिस, एंड मेरे दोस्त आपका सिलिक्यूआ और सिलिक्यूला इन ब्रेसिकेसी। ये 3 नाम याद करने हैं। टोटल आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में सिर्फ 5 नाम याद करने पड़े हैं। पहला आपका सनफ्लावर, जिसको आप हेड पे रख सकते हो खूबसूरत दिखने के लिए, यानी कि कैप बना सकते हो उसकी, तो कैपिचुलम और हेड याद हो गया। आपका गेहूं जो है इसकी फसल पे या धान की फसल पे आपको जो सीड है इसके चारों ओर कांटे से देखने को मिलेंगे, स्पाइक जैसे इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट 2 याद हो गए। 3 नाम आपको याद करने हैं। ब्रेसिकेसी का फ्रूट आपका क्या हो जाएगा, सिलिकुआ सिलिकुला, और यहां पर पोएसी का कैरियोप्सिस एंड सिप्सेला इन केस ऑफ सनफ्लावर, दैट्स इट। ये 3 नाम अगर आपने याद कर लिए, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपके PYQs हैं विच आर ऑलरेडी टैग्ड, इनको आप लोग देख सकते हो। और ये हमारा प्यारा सा लेक्चर समाप्त होता है, जहां पर आपको मॉर्फोलॉजी की आई गेस कंप्लीट डिटेल्स बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। इफ यस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस लेक्चर को देख के कितना मजा आया, मजा आया भी या नहीं। ऑब्वियसली आया होगा, बट स्टिल ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको 1-2 रिविजन्स और लगेंगे, बिकॉज देर आर सो मेनी नेम्स एंड देर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट अ शीट फॉरवर्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हों, और हम एक एक एग्जांपल को बढ़िया तरीके से याद कर पा रहे हों। एक ही शीट जिसका आप प्रिंट निकाल करके अपनी दीवार पे टांग सकें, और बढ़िया तरीके से आप अपना रिविजन खासकर मॉर्फोलॉजी का कर सकें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन अप। अब अगले सेशन में हम लोग, आज तो हमने बाहर के स्ट्रक्चर की बात की है एंजियोस्पर्म की, अगले सेशन में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहे होंगे, यानी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसके बाद हम हमारी सबसे कॉन्सेप्चुअल, सबसे प्रैक्टिकल यूनिट की ओर बढ़ जाएंगे, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों को सेशन मस्त लगा, सब कुछ समझ में आया, तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया।